रिलीजन फिलोसफी, सिंपल रिलीजन फिलोसफी जो है दो में बटा हुआ है नॉर्मली, एक है श्रुति, एक है स्मृति। ठीक है, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी ऑर्थोडॉक्स पढ़ रहे हैं या हेटेरोडॉक्स पढ़ रहे हैं, बताइए। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग सोनाली? ऑर्थोडॉक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेटेरोडॉक्स में हम लोग ऑलरेडी बुद्धिज्म, जैनिज्म, चार्वाक देख चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, चार्वाक फिलोसफी को लोकायत फिलोसफी भी कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ऑर्थोडॉक्स बिलीव इन वेदांस। ठीक है, तो बस सिंपल सा चीज है, वेद से वेदांत की तरफ हम लोग मूव करेंगे इसको। ठीक है, तो रिलीजन फिलोसफी में देखेंगे श्रुति और आता है और स्मृति आती है। अब श्रुति का मतलब ही क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं इटर्नल, अनक्वेश्चनेबल, और ऐसे बुक्स को, ऐसे श्रुति को जो माउथ टू माउथ जो चला आ रहा है नॉर्मली, उसको हम लोग जो है साथ ही साथ कैनोनिकल भी कहते हैं। कैनोनिकल भी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग वेदास वगैरह आ जाता है। वेदास, आरण्यकास, ब्राह्मणास एक्सेट्रा आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो नॉर्मली व्हाट हैज बीन हर्ड और समथिंग इज रिवील्ड बाय द डिवाइन, बाय द गॉड, दैट इज अ पार्ट ऑफ श्रुति, दैट इज इटर्नल एंड अनक्वेश्चनेबल। ठीक है, एंड चेंज भी नहीं होता है, जो आया हुआ है। स्मृति इज व्हाट? स्मृति इज नॉन कैनोनिकल बुक। नॉन कैनोनिकल बुक, इट इज जस्ट अ सप्लीमेंट्री, इट इज नॉट इटर्नल, नॉन कैनोनिकल। ये सब वर्ड सिर्फ दिमाग में रखिए। अगेन जीएस पेपर 1 में भी काम आएगा, प्रीलिम्स में भी काम आएगा, और एथिक्स के 4th पेपर में भी काम आने वाला है। आगे पढ़ते रहेंगे, समझ में आ जाएगा। नॉन कैनोनिकल, इट इज अ सप्लीमेंट्री। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या देंगे? वेदांगास, मनुस्मृति एंड एटसेट्रा। बहुत जितनी बुक्स के बाद सब आ जाएंगे सब। ठीक है, इवन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं शाद दर्शन। ठीक है, ये सारा चीज जो है इसके अंदर आ जाएगा। उपवेदांस, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्मृति। तो अगेन अपने आप में प्रीलिम्स का एमसीक्यू है, चाहे ओपीएससी बोलिए चाहे यूपीएससी बोलिए, कि आपको बुक्स का नाम दे देगा। you'll have to identify which one comes under the श्रुति part and which one comes under the स्मृति part. ठीक है, तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये वाला एंगल हो गया हमारा। कमिंग टूवर्ड्स श्रुति पार्ट्स में जो हम लोग वेदास है, खासतौर से डिवाइन टेक्स्ट टाइप को बोला जाता है। डिवाइन टेक्स्ट, कैनोनिकल बुक मतलब समझ लीजिएगा कि डिवाइन टेक्स्ट हुआ किसी का भी, वो कैनोनिकल ही बोला जाएगा वो। ठीक है, ये सब वर्ड सब दिमाग में मतलब रखना है आपको। श्रुति स्मृति में पहले भी जानते होंगे, बेसिक नॉलेज ही है मेरे ख्याल से। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अगर हम वेदास की बात करेंगे तो वेदास में हमारे पास क्या क्या आता है सोनाली? बहुत इजी है। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। अथर्ववेदा। ठीक है, अब ये दीज आर द वेरी कॉमन थिंग्स, बेसिक चीजें हमको पता है। अच्छा, जो ऋग्वेदा को जो प्रीस्ट रिसाइट करते हैं उनको क्या कहते हैं? अगेन हम बहुत बड़ी किताब से नहीं पूछ रहे, कहां लिखा है? आई कैन टेल यू द सोर्स। दिस इज मेंशन इन द नॉर्मल लूसेंट बुक। नहीं, जो ऋग्वेदा बेसिकली टॉक्स अबाउट द हिम्स, मंत्र वगैरह जब जो है हिम्स बात होती है इसमें। ठीक है, गॉड्स के बारे में बात ज्यादा होती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इनको जो प्रीस्ट जो रिसाइट करते हैं उनको क्या स्पेसिफिक नाम दिया गया है? द हिम्स ऑफ द ऋग्वेदा वर रिसाइटेड बाय होत्री। ठीक है, एकदम अगेन होत्री। तीनों चीज दिमाग में रखिएगा, प्रीलिम्स प्लस GS1 प्लस GS4। इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको हम ले रहे हैं और कुछ नहीं। अगेन होत्री, यजुर्वेदा रिसाइटेड बाय whom? यजुर्वेदा रिसाइटेड बाय whom?
उनको क्या कहते हैं? सामवेदा अध्वर्यूज, अध्वर्यूज, ठीक है। सामवेदा रिसाइटेड बाय उदगत्री, उदगत्री, सामवेदा उदगत्री। क्या लिखा रहा हूं मैं? रिसाइटेड बाय होम, द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेदा रिसाइटेड बाय whom? So there are different names mentioned in the book which you need to memorize for your prelims exam. Simple. Otri, Yajurveda, Advaryus and Samveda is your Udgatri. ठीक है? Again ये prelims में काम है का? अच्छा. The starting three, the first three Vedas, if you combine all these three, एक नाम दिया गया है. क्या नाम है उसका? क्या बोलते हैं मानस? नहीं. तीनों को एक नाम दिया गया है. First three will jointly say known as Vedatraय, वेदत्राय, ठीक है, वेदत्राय। अगेन इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है वो ऋग्वेद ही बोला जाता है, बिकॉज इट वाज नॉट क्रिएटेड बाय मैन, इट वाज क्रिएटेड बाय अ गॉड एंड इज गॉड गिफ्टेड, ठीक है। तो इसके लिए भी एक नाम दिया गया है आपको, ठीक है, कि हम ऋग्वेद को कहते हैं अपौरुष्य, ऋग्वेद को हम कहते हैं अपौरुष्य। आप लोग पेप्सोडेंट की तरह पढ़ाई कीजिए। पेप्सोडेंट का काम है दो काम, पेप्सोडेंट का ऐड आता है कि एक साथ दो काम करता है। आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर बैठ के लिख भी रहे हैं और याद भी कर रहे हैं इसको, बस ऐसा माइंडसेट लेके बैठिए, स्टूडेंट मत रहिए अभी, ठीक है। चलिए तो हम क्या बोले, द फर्स्ट थ्री वेदास वी यूज्ड टू से लक्ष्मी वेदात्राय, ओके। नाउ दीज आर द नेम्स ऑफ द रिसाइटर ऑफ द वेदास, डिफरेंट वेदास, एंड द वेदास, द ऋग वेदास को हम कहते हैं अपौरुष्य। अपौरुष्य का मतलब होता है नॉट क्रिएटेड बाय मैन, ठीक है, बट गॉड गिफ्टेड। और बोलते हैं इसको नित्या भी कहते हैं, वेदास, ऋग वेदास को, और हम लोग कहते हैं नित्या, नित्या, ठीक है। चलिए कितने मंडल्स चैप्टर्स हैं ऋग्वेद में? हाँ, कितना मंडल्स है इसमें, कितने मंडल्स में डिवाइड किया गया है इसको, ऋग्वेद को? 10 चैप्टर, 10 मंडल्स, ठीक है। ऋग्वेद को डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। अच्छा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको हम देंगे, पता नहीं आपको ये 10 मंडल्स याद नहीं है तो फिर हम क्या ही क्वेश्चन बोले, ठीक है। इसमें से कौन सा बाद में ऐड किया गया है, मतलब 1 से लेकर के 10th तक में से कौन सा ओल्डेस्ट है, कौन सा बाद में ऐड किया गया है और पहले से कुछ था? बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंडल्स हो गया ऋग्वेद का। अब ये सब बेसिक चीजें कि 1 0 2 8 हाइंस है नहीं, फर्स्ट मंडल एंड 10th मंडल्स आर एडेड लेटर। हाँ, लेकिन जमा जो कंपाइल हो रहा है ना, उसको बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो फर्स्ट एंड 10th जो मंडल है उसको बाद में ऐड किया गया है, और जो पहले से है उसको हम कहते हैं कूला ग्रंथ, वंशा मंडला। जो पहले से है मतलब द रेस्ट ऑफ द 2 से लेकर जो बच जाता है हमारा, उसको कहते हैं, वी यूज्ड टू से कूला ग्रंथ और वंश मंडला, वंश मंडला, कूला ग्रंथ और या नहीं तो वंश मंडला, VAMSHA, वंश मंडला। देखिए 10 चैप्टर है ऋग्वेदा में, ठीक है, जिसमें से 1 और 10 चैप्टर जो है वो बाद में ऐड किया गया है। तो ऐड कौन सा नहीं हुआ है? 2 से लेकर के बचा हुआ है, रेस्ट ऐड नहीं हुआ है, तो उसको जो हम लोग बोलते हैं कूला ग्रंथ या वंशा मंडला, उसी चैप्टर्स को हम लोग नाम दिए हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ऋग्वेद, हम सिर्फ ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज तो हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि भाई वर्ना सिस्टम है, वर्ना सिस्टम में क्या क्या है। अब ये सब एग्जाम में ना सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता रहता है। क्या बोल रहा हूं मैं? 4 वर्ना सिस्टम जो है कहां मेंशन है, ठीक है। तो आंसर होगा 10th, हाँ 10th मंडला में, और हाँ, और उसमें पुरुष सुक्ता। क्या बोल रहा हूं मैं? वर्ना सिस्टम जो है, वर्ना सिस्टम जो मेंशन है वो पुरुष सुक्ता, ठीक है। अगेन तो ये जो पुरुष सुक्ता जो अर्ली वैदिक पीरियड में खास तौर से सिस्टम है, ये बाई प्रोफेशन है। अगर इसको हम लोग अप्लाइड एथिक्स भी यूज कर सकते हैं कि अगर कोई अलग है भी तो उसको हमको कास्ट के हिसाब से नहीं देखना है,
हमको बाय प्रोफेशन के हिसाब से देखना है, समझ में? हम बल्कि हम अप्लाइड एथिक्स में हम ऐड करेंगे, हम लिखा देंगे, हल्का हल्का लिखा देंगे कि हमको एथिक्स में कैसे जोड़ना है। लेकिन ये प्रीलिम्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। लिटरेरी सोर्सेज में अगर जीएस में पेपर में आ गया तो ये भी एक सोर्सेज हो गया। इसी में हम अप्लाइड एथिक्स डाल देंगे कि पुरुषा सुक्ता जो है इट टॉक्स अबाउट द कास्ट सिस्टम, बट दैट दिस कास्ट सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन वाला कास्ट सिस्टम नहीं है ये, ठीक है। आप इसको फर्दर प्रूव कर सकते हैं थ्रू श्लोक्स, बताएंगे भी इसमें कैसे। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, यही सवाल हम पूछेंगे आपसे। इसको बोलते हैं 4 आश्रम्स। ये था 4 वर्ना सिस्टम। दूसरा सवाल है कि 4 आश्रम कहां मेंशन है। अब 4 आश्रम मतलब ब्रह्मचारी, स्टूडेंट लाइफ, पढ़ाई लिखाई करते हैं। देखिए उनके माइंड में एक सवाल आया है जो एमसीक्यू बहुत सारे एग्जाम, अच्छे एग्जाम में पूछा गया है। 2 चीज हम लोग पढ़ते ही है ना, एक तो वर्ना सिस्टम, वी हैव वर्ना सिस्टम। तो वर्ना सिस्टम का आंसर मिल चुका है हमको कि भाई 10th मंडला में पुरुष सुक्ता में हमको मिलता है, ठीक है। दूसरा सिस्टम है हमारा 4 आश्रम सिस्टम। क्या है तो 4 आश्रम सिस्टम में क्या है, ब्रह्मचारी, गृहस्थया, वानप्रस्थ और संन्यास। लास्ट में सन्यासी कर रहे हैं। अब तो ठीक है, स्टूडेंट लाइफ पढ़ाई लिखाई वाला हो गया, घर बार वाला हो गया, फिर जंगल में चले गए, इसके बाद फाइनली सब कुछ छोड़ छाड़ दिए हम लोग, निकल लिए, सन्यासी ले लिए, ठीक है। तो अब एमसीक्यू क्या है इसका, एमसीक्यू यही है कि भाई कहां लिखा हुआ है, यही सवाल है। इसको याद है, फटाक से बोल दिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाए। ये बेसिकली वेद में नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है उपनिषद में, जबाला उपनिषद, जबाला उपनिषद। हाँ, इसको याद रख लीजिएगा, आप पूछिए इसलिए यहाँ पे कोई याद भी आ गया हमको, चल, ठीक है। जबाला उपनिषद आराम आराम से पढ़िएगा, लिखिएगा, क्योंकि बहुत वर्ड सब अजब 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 नहीं मिलेगा हमको, तो बहुत मजा आता है। ये यही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। सब वर्ड अगर याद रहेगा ना, किसी पे पूछते रहिए आप खाली कि पुरुष वर्ना सिस्टम पढ़ते हैं कहाँ लिखा हुआ है। प्रीलिम्स में तो भाई पूछता है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें अगेन इजी है, 4 आश्रम, ठीक है। ये इंडियन फिलोसफी भी यही है, हमारा 4 आश्रम फिलोसफी का पार्ट है, ठीक है। वर्ना सिस्टम, ठीक है। तो अब ये इस वर्ना सिस्टम को हम लोग अप्लाइड एथिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, आगे देखेंगे नॉर्मली हम लोग, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। ऋग्वेद में एक हिम्स है, उसमें लिखा हुआ है, इसको इस पॉइंट में लिखना, आपको वर्ना सिस्टम में लिखना है कि आई एम अ सिंगर, माई फादर इज अ फिजिशियन, आई एम अ सिंगर, माई फादर इज अ फिजिशियन, माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। आई एम अ सिंगर, माई फादर इज अ फिजिशियन, माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। अब इसको हम कहां पे जोड़ रहे हैं, इसको हम जीएस पेपर 4 में जोड़ रहे हैं। वैदिक फिलोसफी से एकदम स्पेसिफिक आप ये प्रूफ, मतलब यू विल हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। तो हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई कि भाई इसमें एक ही घर में डिफरेंट प्रोफेशन है, ओके, ऑल्दो द नेम रिमेन्स सेम, नाम 4 वर्ना सिस्टम का सेम ही है, लेकिन आज हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। लेकिन वैदिक पीरियड में असल में डिस्क्रिमिनेशन अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं था। तो हमारी सोसाइटी ऐसा होना चाहिए। दिस इज अप्लाइड एथिक्स। समझ में आ रहा है? ये वर्ना सिस्टम जहां पे पुरुष सुक्ता लिखा है, मैं इसी को आपको जस्टिफाई करना है कि वर्ना सिस्टम जो पुरुष सुक्ता है ये बेस्ड ऑन प्रोफेशन है, ठीक है। इसको जस्टिफाई करना, दिस इज अप्लाइड एथिक्स इन द वेदास। यहां तक ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, याद करते जाइए, फिर से बोल रहे हैं, स्टूडेंट की तरह बिल्कुल मत बैठिए। आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए कि ऑफिसर ही है, बस वो ट्रेडिंग में ना प्री मार्केट सेशन होता है, तो समझिए प्री ट्रेनिंग हो रहा है आपका फर्स्ट ट्रेनिंग हो रहा है लवासा या भुवनेश्वर में कहीं भी जाने से पहले यही हो रहा है। तो आधा याद किया, वैसा फील कीजिए आप थोड़ा सा, और कुछ नहीं। एनीवेज, गायत्री मंत्र वो कहाँ लिखा हुआ है? गायत्री मंत्र कौन से इसमें लिखा हुआ है? अभी भी हम लोग 5:30 बजे को भूल नहीं पाए ना, मानस 3rd मंडल में, गुड, ठीक है। गायत्री मंत्र याद रखिएगा, 3rd मंडल में है गायत्री मंत्र, ठीक है। 3rd मंडल में बहुत है हिस्ट्री, चैप्टर 10 चैप्टर। इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा, 500-600 पेज का होगा, उसमें 13-14 चैप्टर मिलेगा। तो एक चैप्टर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उसमें सब हेडिंग होगा, तो वैसे ही है और कुछ नहीं है। 1028 और बुक में लिखा हुआ है, ये सब क्या ही बताया क्यों, हम अप्लाइड एथिक्स में यूज करेंगे बेसिकली। 1028 हिम्स ऋग्वेदिक में, ठीक है। तो उसके हमने जो हमको लगता है कि शायद नहीं पता होगा ज्यादा, उस पर हम फोकस कर रहे हैं।
तो ऋग्वेदा को होत्री करते हैं, इसमें हिम्स वगैरह सब मेंशन है, खासतौर से गायत्री मंत्र 4 वर्ना सिस्टम मेंशन है, ये सब हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और यजुर्वेद की अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पे खासतौर से क्या है इसके अंदर, यजुर्वेद के अंदर क्या है मेंशन, ज्यादा क्या है मेंशन यजुर्वेद में, रिचुअल्स एंड राइट्स, ये सब है, रिचुअल्स सब है। रिचुअल्स में भी सैक्रिफाइस वाला भी रिचुअल्स मिलेगा आपको, थोड़ा सा सैक्रिफाइसेस, ठीक है। तो इसको आप अप्लाइड एथिक्स कैसे करेंगे, इसको हम लोग रिचुअल्स को अगर फॉलो करने बोला जाए तो हम इसको ऐसे करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, स्ट्रिक्ट अडहेयर टू द लॉ, नीड समटाइम्स वी नीड सैक्रिफाइसेस, इसको इस तरीके से हम अप्लाइड एथिक्स में डालेंगे। समझ आ रही बात, ये हम लिखेंगे भी, मतलब एक कहीं पे चार्ट हल्का सा बना लेंगे, ऋग्वेद से हमको क्या क्या मिलता है करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, सामवेद में क्या फिर पता चलता है हमको, सॉन्ग्स पता, मतलब रिदम, मेलोडीज, ये सब हमको पता चलता है, या सॉन्ग्स हम बोल सकते हैं सीधा, सामवेद, ठीक है। अच्छा, अथर्ववेद में हमको क्या पता चलता है, मैजिक, मैजिक, चार्म्स एंड स्पेल्स, ठीक है। इवन धन्वंतरी भी एक पार्ट है, धन्वंतरी किस चीज से जुड़ा हुआ है ऐसे, हाँ आयुर्वेद से जुड़ा हुआ, मेडिसिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक पार्ट, एक डिस्प्यूट भी है, हम आगे डिस्कशन कर लेंगे कि डिस्प्यूट क्या है इसमें बेसिकली। अब इसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है ना, वो प्रीस्टली क्लास के लिए ही था पहले भी, उस वक्त भी। अथर्ववेद जो है, इट इज नॉट बाय द प्रीस्टली क्लास। तो हम देखें इन तीनों का प्रीस्टली नाम मिलता भी है, इसका नहीं भी मिलता है, एक आध जगह देखा था मैं, बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है, इतना ही जो है आपको फिलहाल के लिए याद रखना है वैदिक वाले इसमें, ठीक है। फिर हम देखेंगे जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर हर वेद का 4 पार्ट है, हर वेद का 4 पार्ट है। वो 4 पार्ट क्या है बताइए, अगर हम इसको कंसीडर करें, दिस इज ऋग, दिस इज यजुर, दिस इज साम, दिस इज अथर्ववेद, सबका 4 पार्ट है। अब 4 पार्ट का नाम कॉमन है, तो क्या क्या है बोलिए, क्या क्या मिलेगा हमको, क्या बात कर रहे हैं, संहिता, ये कुछ नहीं है, इसी का इंटरप्रिटेशन आगे है और कुछ नहीं है, संहिता कह देंगे इसको हम लोग। दूसरा है ब्राह्मणा कह देंगे हम लोग, हाँ यही तो है, और क्या है, अरण्यकास कहेंगे हम लोग, और उपनिषद, ठीक है। तो पहले तो समझ लीजिए कि भाई संहिता ऋग्वेदिक का ही कोर कंटेंट है, उसका हल्का एक्सप्लेनेशन है, संहिता, ऋग्वेदिक संहिता, ऐसे जो हम लोग जो किताब अभी मिलेगी भी ना, वो हमको संहिता के फॉर्म में मिलेगी, संहिता के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो कोर कंटेंट हल्का हल्का सब लिखिए इसमें, संहिता कोर कंटेंट ऑफ ऋग्वेदा, ठीक है। ब्रह्मणास में लिखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ हिम्स, राइट्स एंड रिचुअल्स बाय लर्नड मैन, कोर कंटेंट ऑफ, सिर्फ लिखिए कोर कंटेंट, इतना काफी हो जाएगा मेरे ख्याल से, कोर कंटेंट। ब्रह्मणास में लिखिएगा एक्सप्लेनेशंस ऑफ हाइम्स या हिम्स जो प्रोनाउंस करें आप, राइट्स एंड रिचुअल्स बाय लर्नड मैन। अब यजुर्वेदा में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अब उसका एक्सप्लेनेशन सब समझ नहीं सकता, अब इसीलिए वो लर्नड मैन है, वो अलग से लिखे हैं कुछ, ठीक है। तो वही ब्राह्मणा के फॉर्म में हमको यजुर्वेदा का ही आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन, फिर राइट्स एंड रिचुअल्स, इसीलिए ब्राह्मण जो ही वो खुद ही विधि विधान को किया करते थे, ब्राह्मण एक्चुअली में इस वजह से ही आए, इस वजह से, लेकिन आगे चलकर के थोड़ा सा कास्ट सिस्टम में तब्दील हो गया मामला, लेकिन हुआ था अच्छे चीजों के लिए, ठीक है। तो अब ये जो ब्राह्मणास जो है, ये आपको कर्म कांड बताएंगे, क्या कर्म कांड हम वर्ड यूज क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बताइए, क्या मतलब हुआ इसका, कर्म कांड, ऐसे हम लोग इसको नेगेटिव चीजें बोलते हैं, बहुत कर्म कांड करके बैठे हुए हैं ठीक है, लेकिन है ये डे टू डे लाइफ में जो आप करते हैं वही है, डे टू डे लाइफ, ठीक है। और ये चीज जो है गृहस्थ में, ब्राह्मण के अंदर लिख रहे हैं हम गृहस्थ आश्रम में चलता है, विलेजेस में, क्योंकि अरण्यकाल जंगल में है, ठीक है, ये फर्क है दोनों में, ये भी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये थोड़ा सा हायर फॉर्म है, ये भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये गृहस्थ आश्रम यहाँ पे लिखा हुआ है, विलेजेस के लिए, विलेजेस के लिए डे टू डे लाइफ में क्या करना है नहीं करना है, वो चीज आपको एक्सप्लेनेशन करके दे रहा है ब्राह्मणा, वो चीज आपको एक्सप्लेनेशन करके दे रहा है ब्राह्मणा,
ठीक है। और अरण्य क्या क्या है? टू बी रीड इन फॉरेस्ट। तो क्या ही पढ़ेंगे? वही पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन एंड फिलॉसफी ऑफ द संहिता, वैदिक संहिता, उसका फिलॉसफी वहां से निकालेंगे हम लोग। अरण्यका में जो और हायर फॉर्म है, ये तो गृहस्था वाला विलेज के लिए है। यहां से अब आगे निकलेंगे हम लोग तो और अच्छे से समझेंगे हम लोग, और अच्छे से समझेंगे, मतलब पूरा स्पिरिचुअल नॉलेज लेंगे जंगल में रह करके। ठीक है, तो वही चीज हो गया, लेकिन पढ़ रहे हैं हम लोग, यही पढ़ रहे हैं, इन्हीं का संहिता ब्राह्मणास पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। उपनिषद क्या है? अगेन फिलॉसफी। फिलॉसफी भी किसका है? समरी एंड फिलोसॉफिकल टीचिंग्स ऑफ द वेदास। अगेन हम वेदास बोल रहे हैं तो सभी ले लीजिए उसमें। ठीक है, समरी एंड फिलोसॉफिकल टीचिंग्स ऑफ वेदास। जैसे अगर एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कुछ ब्राह्मणा का नाम आप सब बोले, जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मणा, कौशितिकी ब्राह्मणा, तो ये किसका है? ऐतरेय ब्राह्मणा, कौशितिकी ब्राह्मणा, ये किसका है? अगेन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐड हो सकता है। हम जैसे ही अप्लाइड एथिक्स बोलेंगे वो जीएस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ऋग्वेदा का ब्राह्मणास का नाम क्या है? तो उसमें हम बोलेंगे ऐतरेय ब्राह्मणा। याद रखिएगा, ऐतरेय ब्राह्मणा। और यही याद कीजिए मैडम लोग, यही याद कीजिए, ऐतरेय ब्राह्मणा और है कौशितिकी। ठीक है, कौशितिकी ब्राह्मणा, ब्राह्मणा का नाम है। ठीक है। यजुर्वेदा का नाम बड़ा कॉमन है, एक है शतपथ ब्राह्मणा, शतपथ ब्राह्मणा। ठीक है, जैसे सबका 4 पार्ट है उसी तरह यजुर्वेदा संहिता भी मिलेगा आपको, यजुर्वेदा का ब्राह्मणा भी मिलेगा। तो जो लर्ड मैन जो इसको ब्राह्मणा करके दिए हैं वो शतपथ ब्राह्मणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्राह्मणा जो है वो शतपथ ब्राह्मणा है, ये भी एमसीक्यू में ऐड कर लीजिएगा। ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्राह्मणा वो है शतपथ ब्राह्मणा प्लस तैतरीय ब्राह्मणा। तो ऐतरेय कौशितिकी ऋग्वेदा का है, एक ऋग्वेदा का है, और एसटी यजुर्वेदा का है, यानी शतपथ और तैतरीय यजुर्वेदा का है। ठीक है। ठीक इसी तरह सामवेद का भी है, ब्राह्मणा है, क्या है? वो है पंचविशा, पंचविश, पंचविश। फिर एक कहते हैं शतविंश, शतविंश। तो द पंचविश शतविंश। अच्छा, छंडोगया एंड जैमिनिया, ये ब्राह्मणा का नाम बोल रहा हूं मैं, छंडोगया, जैमिनिया, छंडोगया एंड जैमिनिया। पंचविश, शादविंश, छंडोगया, जैमिनिया, दीज आर द नेम्स ऑफ द ब्राह्मणास। ब्राह्मणास क्या है पता चल चुका है हमको। मैडम लोग यहीं पे याद करने की कोशिश कीजिए। जैमिनिया। ठीक है। अथर्वा वेद का एक ब्राह्मणा है, वो है गोपथा, वो है गोपथा। ठीक है, यहां तक मामला ठीक है। देखिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार के आपको रखना पड़ेगा। कुछ हम कम बताएंगे, पूरा बताएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, एक एक करके बताएंगे अगर और ज्यादा होगा। ठीक है, हमको अप्लाइड एथिक्स में भी जाना है, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन इन सब जगहों से ना पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा अप्लाइड एथिक्स में चले जाते हैं हल्का सा, कि चारों में से हमको क्या क्या लिखने का अगर आए अगर कि हम तो एक हेडलाइन दे दिए हैं कि वैदिक से वेदांत हम किए, लेकिन वैदिक से ही सिर्फ अगर हम लिखने के लिए कभी भूल भड़क के अगर आ जाए या हमको लिखना पड़े कुछ ऐसा फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी के बारे में, तो उसमें हम क्या क्या ही लिखेंगे, उसके अंदर उस चीज को देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे कुछ की कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, हम यहाँ पे अगेन वही चीज लिख रहे हैं, ऋग्वेद लिख रहे हैं, यजुर्वेद लिख रहे हैं, सामवेद लिख रहे हैं, अथर्ववेद लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम ऋग्वेद से हम देखेंगे कुछ एथिकल कॉन्सेप्ट, जैसे सत्य ऋता, सत्य, ये कुछ टर्म्स उसमें यूज किया गया है। सत्य ऋता, सत्य का मतलब तो पता ही है, ऋता मतलब होता है यूनिवर्सल ऑर्डर, कॉस्मिक ऑर्डर, एग्जैक्टली कॉस्मिक ऑर्डर। ठीक है, तो एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन हम लोग क्या ही करेंगे, हम लोग सत्य, ट्रुथ जहां पे रहता है, एक तो ट्रुथ खुद ही गवर्नेंस के लिए जरूरत है,
ठीक है, ट्रुथ से ट्रांसपेरेंसी भी आता है, यही है। तो हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? एक तो ट्रांसपेरेंसी के तौर पे आप यूज करेंगे इसको हम लोग, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ठीक है, प्लस रूल ऑफ लॉ यूज करेंगे, इंटीग्रिटी यूज करेंगे हम लोग, रूल ऑफ लॉ यूज करेंगे, इंटीग्रिटी यूज करेंगे, ठीक है। यजुर्वेदा जो है राइट्स, रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस की बात करता है, ठीक है, यानी एक धर्म ड्यूटी की बात करता है। तो एक यहां पे हमको एथिकल कुछ टर्म्स मिलता है यजुर्वेदा में, धर्म यानी ड्यूटी, एक ड्यूटी करना, ठीक है, और एक मिलता है यजना, खुद एक मिलता है यजना, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यजना होता है, लघु यजना, महायजना, ठीक है। इसको अब जब प्योर हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब हम थोड़ा डिटेल्स करेंगे, हम इसमें कट शॉर्ट करके ही आपको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें वेद से वेदांत तक ले जाना है मामला को, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको धर्म और यजना। तो सिंपल सा चीज है, हमको यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए बात की जा रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गवर्नेंस, और सैक्रिफाइसेस भी हमको कभी कभी करना पड़ता है बहुत सारी चीजों में, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गवर्नेंस हमको लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैक्रिफाइसेस हम लोग लेंगे, और एथिकल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लड़ाई भी होती है इस मामले में, और एथिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सामवेदा सॉन्ग गाना है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, गाना ही गाते हैं तो हम लोग क्या होता है, इमोशनल बैलेंस, इमोशन से जुड़ा हुआ है, इससे सामवेदा से इमोशन से जुड़ा हुआ है, इमोशन से जुड़ा हुआ है। इमोशंस जब अच्छा रहता है ना तो हमारा हार्मोनी वगैरह सब अच्छा रहता है, ये सब चीज आपको मिलेगा सामवेदा में। तो इससे तो आपको क्या होगा, जब आप इमोशनली इंटेलिजेंस की बात कर देंगे, हम लोग यहाँ इमोशनली इंटेलिजेंस की बात कर देंगे, जब इमोशनली इंटेलिजेंट होइएगा आप तो कोई भी चीज को पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं आप। इमोशनली इंटेलिजेंट जब होइएगा आप तो पीसफुल, एकदम हार्मोनी की बात कर रहा है। सामवेद जो है एकदम मेलोडियस है, एकदम माइंड कूल फ्री, तो आप क्या कीजिएगा वैसे इसको हम अप्लाइड एथिक्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि भाई पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। अथर्ववेदा, अथर्ववेदा में वेलबींग की बात की जा रही है, सोशल जस्टिस की बात की जाती है, इवन मेडिसिन की भी बात की जाती है अथर्ववेदा में, ठीक है। तो अगेन तो अथर्ववेदा से जो हम लोग अप्लाई करेंगे मॉडर्न एथिक्स में, तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे इन्वायरमेंटल एथिक्स, हेल्थ एथिक्स, वेलफेयर पॉलिसीज यूज करेंगे। इन्वायरमेंटल एथिक्स, हेल्थ एथिक्स, वेलफेयर पॉलिसीज हम यूज करेंगे, वेलफेयर पॉलिसीज। अब इसमें कुछ कुछ वर्ड्स आपको और हम ऐड करेंगे कि सब में, ये तो इसमें स्पेसिफिक है, क्योंकि सत्य पता चल गया हमको, धर्म पता चल गया हमको, ठीक है, रीता भी पता चल गया हमको, और यजना भी पता चल गया है। इसमें हमको अहिंसा भी मिलता है पूरे वेदास से, वर्ड हम यूज कर रहे हैं अप्लाइड एथिक्स के लिए, पूरे वेदास से अहिंसा भी मिलता है। तो अहिंसा जब मिल रहा है तो अहिंसा का मतलब बताएंगे, प्लस साथ में अब इसको ना चार्ट के फॉर्म में भी आप वहां पे ये कर सकते हैं, हम तो चार्ट ही बना रहे हैं एक्चुअली में, लेकिन चार्ट के फॉर्म में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अहिंसा, तो अहिंसा में आप जो है ह्यूमन राइट्स की बात लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स की बात कर सकते हैं इसमें। वेदास का दाना, दाना, ये देखिए दाना वर्ड है, वेदास में वर्ड यूज किया हुआ दाना, चैरिटी, चैरिटी, हाँ, चैरिटी एंड जेनरसिटी, ठीक है। तो अगेन दाना को हम लोग यूज करें कि वेदास में बहुत जगह दानास की बात की गई है, जो हम लोग सोशल वेलफेयर स्कीम में, गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर स्कीम्स हम करेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऐड कर देंगे हम लोग दाना के अंदर। देखिए अच्छा अच्छा वर्ड आपको बोल रहे हैं, क्या बोला मैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दाना को हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। न्याय की बात की गई है बहुत जगह, न्याय की बात की गई है। अब ये न्याय, जस्टिस फॉर ऑल बड़ा कॉमन सा, यानी लीगल एथिक्स, लीगल एथिक्स की बात की जा रही है यहाँ पे,
और स्पेसिफिकली फॉर दी अंत्योदया, हर सेक्शन के लिए ये सब वर्ड ऐड कर रहे हैं हम लोग। अंत्योदया, न्याय की भी बात हो रही है, वेदास से हमको अप्लाइड एथिक्स में क्या क्या हमको मिल रहा है, ठीक है। अब ये चीज प्रीलिम्स में काम नहीं आएगा, ठीक है। प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला पार्ट है, जीएस पे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट ये वाला पार्ट हो गया, जीएस पेपर 4 का ये वाला पार्ट हो गया, यहां से आप इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो बोलिए, हम कह सकते हैं कि इस चारों वेदास का अप्लाइड एथिक्स हो गया हमारा। हम लोग लिख सकते हैं पूरा, बना बना करके कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। रीता, सत्य, धर्म, इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, हार्मोनी, संगारी बात, मेडिसिन वगैरह, पीसफुल, ये सब, ये हम लोग इस तरीके से यहाँ पे इसको टैकल कर सकते हैं इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से वापस से प्रीलिम्स में हल्का सा आते हैं, एक वर्ड बोलते हैं ब्रह्मवादिन्स। इसके बारे में सुने आप लोग क्या? ब्रह्मवादिन्स, अगेन प्रीलिम्स में ब्रह्मवादिन्स, ब्रह्मवादिन्स उनको बोलते हैं वुमेन हु हेल्प इन कंपाइलिंग वैदिक हाइम्स, वुमेन हु हेल्प इन कंपाइलिंग वैदिक हाइम्स। एक आध दो एग्जाम्पल का नाम बता दीजिए, निकला है नाम शायद। वैदिक पीरियड में कुछ वुमेन का नाम बताइए। लोपामुद्रा और मैत्री और घोषा, ठीक है। लोपामुद्रा, घोषा, मैत्री, ब्रह्मवादिन्स, इस वक्त ठीक है, बात क्या है, मैथमेटिक्स में ही है लीलावती, बात क्या है, ठीक है। तो ये कौन है ब्रह्मवादिन्स? दोज वुमेन हु हेल्प इन कंपाइलिंग द वैदिक हिम्स। कोई दिक्कत? हाँ, अपाला, अपाला, गार्गी, घोषा तो हाँ लिखा हूं, ठीक है। तो ये सब जो है ब्रह्मवादिन्स के अंदर नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। अरण्यक का कुछ बुक का नाम कुछ याद बात है आप लोगों को? बोलिए। ओल्डेस्ट उपनिषद का नाम कुछ याद बात है? बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ये प्रीलिम्स के लिए काम आएगा, अप्लाइड एथिक्स में काम नहीं आएगा, लेकिन लिख सकते हैं। द ओल्डेस्ट, कितना उपनिषद है हमारे पास टोटल? ठीक बोले हैं, 108 है ना। टोटल उपनिषद याद रखिएगा हमारे पास 108 उपनिषद है। चलिए उपनिषद यहाँ पे ये रहा, 108 उपनिषद है। अगर आपसे अलग अलग भी पूछे कि वेदा से इन्वायरमेंटल एथिक्स में बताइए, सोशल एथिक्स बताइए, पॉलिटिकल एथिक्स बताइए, तो सोशल एथिक्स में क्या वर्ड यूज करेंगे बोलिए तो? सोशल एथिक्स में अभी तक जो हम बोले हैं उसमें से दाना यूज करेंगे, सोशल एथिक्स दाना यूज करेंगे, अहिंसा भी यूज कर देंगे, अहिंसा भी यूज कर देंगे, ठीक है। अच्छा एक और वर्ड ऐड कर लीजिए इसमें, वर्णा धर्म, सोसाइटी, सोशल ड्यूटीज, वर्णा धर्म। एक और चीज ऐड कर लेते हैं इसमें हम लोग, वर्णा धर्म। इसको अप्लाई करते हैं हम, सोशल ड्यूटीज को करते हैं हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। एप्लीकेशन इन द सोसाइटीज के अंदर आएगा इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ठीक है। कुछ इन्वायरमेंटल एथिक्स में एक वर्ड ऐड कर लीजिए खाली, इन्वायरमेंटल एथिक्स में सेवा, इन्वायरमेंटल एथिक्स में लिखिएगा सेवा। टूट गया है क्या? टूट गया? अच्छा से लिखिएगा, बता रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा, ये एकदम अलग तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किए हैं वीवर, ठीक है। इन्वायरमेंटल एथिक्स वेदास का ही पूरा, तो एक सेवा, सर्विस टू द सोसाइटी, सर्विस टू द सोसाइटी में गवर्नेंस के लिए भी आ जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी आ जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगा, ठीक है। भूमि सुक्ता, ये वर्ड ऐड करेंगे हम लोग, भूमि सुक्ता, रिस्पेक्ट फॉर अर्थ, भूमि सुक्ता, ठीक है। तो ओवरऑल गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है सर्वोदया, वो यहीं से वैदिक ही रूट है उसका भी, सर्वोदया वैदिक रूट है। सर्वोदया का मतलब पता ही है हमको, सबका विकास, सर्वोदया, ठीक है। तो ये सर्वोदया, अंत्योदया भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि ये सब वैदिक वैल्यूज से ही हम लोग मॉडर्न, हम लोग इसको अप्लाइड एथिक्स में यूज कर सकते हैं इसको गवर्नेंस के लिए। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पे अब? ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना हो गया कि सिर्फ वैदिक के ऊपर लिखने के लिए बोला जाए 150 वर्ड का,
तो हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? हम लोग डिफरेंट अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, सोशल एथिक्स, इन्वायरमेंट एथिक्स, ठीक है, ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, गवर्नेंस के लिए अलग से लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लोग बार बार यूज करेंगे, कुछ सारा वर्ड को हम लोग यूज करेंगे बार बार। चलिए वेदास से निकलते हैं आगे हम लोग। ठीक है, फिर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। श्रुति वाला पार्ट था नॉर्मली। ठीक है, ऐसे तो पता ही है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? हाँ, मांडुक्य उपनिषद। रिवेल सब भूल रही है लग रहा है। रिवेल भूल गई है क्या सब? देखने के बाद याद आता है ना। चलिए ठीक है, याद आ जाना चाहिए मेन पॉइंट में, वरना होता क्या है कि साल भर पढ़ते हैं 365 डेज वर्सेस 2 आवर्स। यही है ना। आप ये कम बड़ी बात नहीं, आप सोचिए, हम लोग सोचते ही नहीं इस बात को। 365 दिन हम लोग पढ़ाई की बात कर रहे हैं। 2 घंटे जाते हैं एग्जाम में लिखने में, प्रीलिम्स। 2 घंटा 1 साल का खत्म। फिर अगले 365 दिन पढ़ते हैं अगर टाइमली एग्जाम हो रहा है तो, वन और होगा। अब फिर 2 घंटे में कहानी खत्म, यानी 1 साल का मेहनत 2 घंटा में दिखाना है आपको। ठीक है, इसके लिए तैयार रहिए। वो 2 घंटा 365 दिन के बराबर है। चलिए, कुछ स्मृतिज भी है हमारे पास। कुछ स्मृतिज भी है हमारे पास। ठीक है, जैसे हम देखेंगे हमारे पास कुछ वेदांगाज है। हमारे पास कुछ वेदांगाज है, कुछ धर्म शास्त्राज है, हमारे पास कुछ महाकाव्याज है। महाकाव्य, हमारे पास पुराणाज भी है, हमारे पास उपवेदा है, और शत दर्शन है जो हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। शत दर्शन है। दीज आर द पार्ट ऑफ द स्मृतिज। वेदांगाज, धर्मशास्त्राज, महाकाव्याज, पुराणाज, उपवेदाज, शत दर्शन। श्रुति, वेदास, अरण्यकाज, ब्राह्मणाज, ये सब उधर चला गया। स्मृतिज, ये सब में हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। मानस, कितना वेदांगाज है हमारे पास? एकदम यहीं पे याद करती जाइए, यहीं पे माइंड सेट करके जाइए। समझ में आ रहा है ना? बहुत हम रिलैक्स होकर पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं बात। ठीक है, बहुत बार सुनी भी होंगी हमसे, मेरे ख्याल से पुराने क्लासेस में पढ़ी होंगे। बस इसको खाली कन्वर्ट कर रहे हैं हम अप्लाइड एथिक्स में, और कुछ नहीं है। चलिए, वेदांगाज में भी हमारे पास वेदांगाज भी इत्तेफाक की बात है कि 6 है। ठीक है, जिसमें आता है शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिषा। ठीक, और बोलिए। ठंडा, और कुछ बोलना है? मन कर रहा है क्या बोलने का? बोलिए। हो गया ज्योतिषा का पहले निरुक्ता। सबको आप अप्लाइड एथिक्स कर सकते हैं हम लोग, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। शिक्षा बेसिकली फोनेटिक्स को बोला जा रहा है यहाँ पे। सीख, जो हम लोग बातचीत करते हैं, ए इज एन अल्फा, बी इज एन बीटा, सी इज एन चार्ली, डी इज एन डेल्टा। जब कॉल सेंटर में जाइएगा ना तो ये सब थोड़ा तो बताया जाता है। और कॉल सेंटर में किसने काम किया है यहाँ पे? कोई कॉल सेंटर में कोई काम किया है यहाँ पे? बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, नहीं किए? ठीक है, फोनेटिक्स। ठीक है, चलिए, एक ओल्डेस्ट टेक्स्ट है फोनेटिक्स का, नाम याद रखिएगा, इसका नाम है प्रतिशाख्या। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स, प्रतिशाख्या। कल्पसूत्र तो हम 16 कल्पसूत्र हम लिख के रखे हुए हैं, हम कुछ याद भी करते थे इसको अपने टाइम में। हमको बहुत अच्छा लगता था, ये एंशिएंट हिस्ट्री है ना, हमको बहुत मजा आता था। इसलिए मजा आता था ना कि अगले को आता नहीं था। और हम हिस्ट्री में बहुत स्कोर करते थे। स्पेसिफिक रहता था ना WBCS में ना, मेंस में पहले जो है ना, मेंस में ऑब्जेक्टिव आता था हिस्ट्री का। कुछ सब्जेक्टिव है, कुछ ये है।
तो उसमें एंशियंट हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा था, 200 क्वेश्चन आता था, तो उसमें हम बहुत स्कोर करते थे सिर्फ एंशियंट की वजह से। मॉडर्न तो सभी पढ़ लेता है ना, मॉडर्न अब मेडिवल किसी आता, तो मेरा एंशियंट बहुत स्ट्रॉन्ग था और हमको याद करने में बड़ा मजा आता था। ठीक है, अब प्रोनाउंस नहीं भी कर पाए तो इतना रहता था कि इसका आंसर क्या होगा पता रहता था। यही चीज है। कल्पसूत्रा, कल्पसूत्रा रिचुअल से पूरा सिर्फ रिचुअल्स लिख लीजिए और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें भी अगर हम स्पेसिफाइड करें वर्ड सब, अगर हम आपको ये करें, एक है श्रौता सूत्रा, श्रौता सूत्रा, श्रौता, श्रौता SHRAUTA, जिसको बोलते हैं डील विद द सैक्रिफाइसेस, श्रौता सूत्रा, या उसको सुलवा सूत्रा भी कहते हैं, सुलवा सूत्रा। उसके बाद है गृह सूत्रा, यही गृह सूत्रा 16 है, 16 संस्कारा बोलते हैं इसको, इसको लिखने नहीं जाएंगे हम, लेकिन याद रखिएगा गृह सूत्रा मतलब पैदा होने से लेकर के मौत तक का जो हम लोग करते हैं ना, बाल मुड़ाना या पहला निवाला खिलाना, सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। एक्चुअली वो ट्रेडिशन है, क्यों करते हैं पता नहीं है, लेकिन हर एक चीज लिखा हुआ है। मतलब पैदा से लेकर के गर्भ से निकलते हुए समाधि तक 16 संस्कारा जो रिचुअल्स है, ये और आज भी हर रिलीजन कुछ ना कुछ कर रहा है, पता नहीं रहता है। अब सोक्रेट्स होगा तो सवाल करेगा क्यों कर रहे हो, क्या ही फायदा। दिया हुआ है रीजन। अब ये उसके लिए है जो फीस्ट है। अब कोई फास्टिंग है क्यों कर रहा है, हम क्यों ही करें फास्टिंग, लेकिन आते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, गृह सूत्रा डील विद द फैमिली सेरेमनीज। ठीक है, धर्म सूत्रा, उसके बाद आता है धर्म सूत्रा। धर्म सूत्रा डील विथ वर्णा और आश्रमास, डील विथ वर्णास और आश्रमास। धर्म सूत्रा वर्णास और आश्रमास, वर्ण आश्रम समझ में आ रहा है, वर्ण आश्रम वही कास्ट वाला और वही आश्रम वाला। ठीक है, अगेन श्रौता जो हो गया आपको डील विद सैक्रिफाइसेस, अप्लाइड एथिक्स इसी वर्ड से निकल जाएगा। ठीक है, पर्सनल एथिक्स, पर्सनल लाइफ वाला एथिक्स है ये गृह सूत्रा। आप जो कर रहे हो उसको करो, जब किसी चीज में आप करते जा रहे हो तो ठीक उसी तरह गवर्नेंस में भी आप जो लॉ दिया गया है उसको भी उसी तरीके से करो। ठीक है, धर्म सूत्रा अगेन डील विद द वर्णास और आश्रमास, जो आपका धर्म है वो आप करते रहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है व्याकरण, जो हम लोग सबका खराब है। ठीक है, इसको भी सीखने की बहुत जरूरत है, वरना बाहर में कहीं भी जाके सही से बात नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, सबके लिए है, लिखे हुए रहिए। ठीक है, कोई है यहाँ पे MA इन इंग्लिश, मास्टर्स इन इंग्लिश कोई है यहाँ पे? नहीं है कोई। चलिए, व्याकरण, व्याकरण का नाम बोल लीजिए। पाणिनि व्याकरण का नाम है आदमी का नाम है, बताइए एक बार में बताइए। पाणिनि आदमी का नाम है या किताब का नाम है? ठीक है, कंफ्यूजन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पाणिनि ने क्या लिखा है? MCQ, पाणिनि ने क्या लिखा है? बोलिए बोलिए। अष्टाध्यायी का नाम सुने होंगे आप लोग। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, शायद मुझे याद है कि नहीं सही से पता नहीं। अगर आपसे हम पूछे कि पाणिनि किसके वक्त में थे तो क्या बोलिएगा? ये भी MCQ है, पाणिनि किसके वक्त में थे? पाणिनि और पतंजलि दोनों आदमी का नाम है, क्या किसके वक्त में थे? नहीं, मौर्य की नहीं, वो अलग है, थोड़ा सा हट के कुछ बोलिए। मुझे याद नहीं आ रहा, हमको सही से बताइए, हमको खुद याद नहीं आ रहा अभी हमको, लेकिन क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा, UPSC में क्वेश्चन आया, मिला अभी, हम भी देख ही रहे थे। हाँ, गुप्ता पीरियड में। ठीक है, ये सब देखिए क्वेश्चन है, आता रहता है, कौन किसके वक्त में है। ठीक है, आता रहता है क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, पतंजलि ने क्या लिखा था? नहीं, किताब को जैसे अष्टाध्यायी है ना, उसी तरह एक और किताब का नाम है। वो हम इसलिए बोले कि हम याद करते थे अपने कॉपी में, वही दो नाम के साथ याद करते थे, इसलिए याद है हमको। बस एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बहुत दिन बाद अचानक याद आ रहा है। महाभाष्य देख लीजिए, कहीं गलत इंफॉर्मेशन ना चला जाए। ठीक है, महाभाष्य। एनीवेज, कमिंग टूवर्ड्स निरुक्ता। निरुक्ता का मतलब होता है एटाइमोलॉजी। एटाइमोलॉजी यानी वर्ड सब के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, डिक्शनरी की बात हो रही है यहाँ पे, रूट वर्ड्स, एग्जैक्टली रूट वर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड का नाम ही है निरुक्ता।
निरुक्ता, ठीक है। और द ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन जो था उसको बोलते हैं वो निगांथु, ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन निगांथु, ठीक है। ज्योतिषा इजी है, एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है। वेदांगा ज्योतिषा लगद मुनि से एसोसिएटेड है। वेदांगा ज्योतिषा एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है। द ओल्डेस्ट ज्योतिषा टेक्स्ट है ये, ओल्डेस्ट वेदांगा ज्योतिषा, लगद मुनि का लिखा हुआ है, लगद मुनि। और चंडा जो है वो मैट्रिक्स है, मेजरमेंट वाली चीज है। चंडा है मैट्रिक्स मेजरमेंट, उसमें हम डाल सकते हैं उसको, ठीक है। इसमें जो फेमस टेक्स्ट है चंडा सूत्राज पिंगल का लिखा हुआ है, चंडा सूत्राज पिंगल। देखिए बहुत सारा चीज आपको याद करने मिलेगा, बता रहा हूं, कॉम्बाइंड क्लासेस हो रहा है अलग तरीके से, ठीक है। अब पूरा का पूरा ये नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। पूरा अप्लाइड एथिक्स अपने आप में निकाल सकते हैं, पढ़ना है आपको, यही है ना अप्लाइड एथिक्स। इसका क्या है, सब पूरा नॉलेज बेस्ड है, थ्योरी ऑफ नॉलेज पूरा इसमें काम कर रहा है हमारा। शिक्षा फेनेटिक्स, अगेन नॉलेज के ऊपर बात हो रही है यहां पर भी। कल्पसूत्रा एक रिचुअल्स है, तो रिचुअल्स में भी कैसा रिचुअल है, कुछ सैक्रिफाइसेस रिचुअल्स है, कुछ पर्सनल रिचुअल्स है, कुछ ड्यूटीज है। इसको हम अप्लाइड एथिक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। हर का हम लिखाएंगे नहीं, मतलब लेट हो जाएगा, हमको वेदांता तक पहुंचाना पूरा, समझ आ रही बात, ठीक है। व्याकरण, निरुक्ता, रूट वर्ड्स, मतलब नॉलेज, सब कुछ एजुकेशन यहाँ पे बात हो रही है, हर कुछ यहाँ पे बात हो रही है एजुकेशन की, ठीक है। चंडा मैट्रिक्स मेजरमेंट। धर्मशास्त्र की अगर हम बात करें, उसमें जो स्मृतिज है खासतौर से, उसमें एक नाम मिलेगा आपको, मनुस्मृति, मनुस्मृति, ठीक है। फिर अच्छा, मनुस्मृति किसके वक्त का है बताइए तो, मनुस्मृति कौन से पीरियड में आता है, प्री गुप्ता पीरियड है, एकदम स्पेसिफिक डिफाइन नहीं है, लेकिन गुप्ता पीरियड से पहले का है मनुस्मृति। इन मनुस्मृति के ऊपर कमेंट्रीज किसने किसने लिखा है, एक आध दो नाम खाली बोलिए, अगेन एमसीक्यू है, कुछ नहीं है, लिख लिए। मनुस्मृति का कमेंट्रीज, विश्वरूपा, मेघातिथि, मनुस्मृति की कमेंट्रीज, विश्वरूपा, मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट, एक है यज्ञवाल्क्य स्मृति, यज्ञवाल्क्य स्मृति, ये भी प्री गुप्ता पीरियड का है। इनके भी कमेंटेटर्स एक मिलेंगे आपको, विश्वरूपा मिलेंगे, और एक जिमुत वाहन भी मिलेंगे, जिमुत वाहन, कुल्लुक भट्ट, कुल्लुक भट्ट, हाँ ठीक है। यज्ञवाल्क्य स्मृति का भी, ये भी प्री गुप्ता पीरियड का है। इनके भी कमेंटेटर्स विश्वरूपा है और जिमुत वाहन है। जिमुत वाहन एक और बुक लिखे हैं, देवभागा, अगर याद आप लोगों को हो, पढ़ते होंगे तो, एक साल हो गया होगा तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, बस सबको एक साल नहीं हुआ, लेकिन देवभागा, जिमुत वाहन का एक और बुक है देवभागा, DAYBHAGA, DAY, जिमुत वाहन, देवभागा। कमेंट्री में जिमुत वाहन भी है, इनका और एक लिखा हुआ है, वो है देवभागा। मिताक्षरा किसने लिखा है, मिताक्षरा किसने लिखा है, ये याद एग्जाम में पूछता है, मिताक्षरा, हाँ मिताक्षरा, कमेंट्री में आएगा ये, मिताक्षरा, ये सब फेमिलियर क्वेश्चन है। विजनेश्वरा, मिताक्षरा लिखा हुआ विजनेश्वरा। गुप्ता पीरियड में जो स्मृति बना है उसका नाम है नारद स्मृति, पाराशरा स्मृति, नारद प्लस पाराशरा, ये गुप्ता पीरियड का है, नारद प्लस पाराशरा। अब बृहस्पति स्मृति प्लस बृहस्पति प्लस कात्यायन स्मृति, ये सब गुप्ता पीरियड में। इधर जो लिख रहे हैं हम कात्यायन स्मृति। अब ये, इसको हम लोग दो काम करेंगे, एक तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया, अप्लाइड एथिक्स सब समझिए कुछ लॉ की तरह किताब है ऑलमोस्ट, ठीक है, सब लॉ की तरह किताब है। जैसे मनुस्मृति में हमको मिलेगा रूल ऑफ लॉज, लिख लिया, अप्लाइड एथिक्स कैसे यूज करते हैं हम लोग। अब मनुस्मृति में
रूल ऑफ लॉज, ड्यूटीज ऑफ रूलर्स, पनिशमेंट फॉर क्राइम्स, ये 3 वर्ड लिखे खाली। मनुस्मृति में रूल ऑफ लॉज, ड्यूटीज ऑफ रूलर्स, पनिशमेंट फॉर क्राइम्स। यज्ञवल्क्य स्मृति में प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस लॉज, गवर्नेंस एथिक्स। प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस लॉज, गवर्नेंस एथिक्स। इसमें हम लोग इसमें ओवरऑल बोल सकते हैं कि सोशल जस्टिस की बात की जा रही है, सोशल जस्टिस की बात की जा रही है। और ऐसे यज्ञवल्क्य के साथ किसी का डिबेट कुछ हुआ था क्या? और कुछ याद है आप लोगों को कुछ ऐसा? और बोलिए, कुछ डिबेट कुछ याद है? किसी के साथ डिबेट हुआ? बहुत फेमस डिबेट है, बहुत फेमस डिबेट है। और आपको मैं क्वेश्चन भी पढ़ देते हैं वैसे। एक तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा उपनिषद जो है ना, फिलोसॉफिकल डायलॉग्स बिटवीन यज्ञवल्क्य एंड मैत्री, एक तो ये है। हाँ, यज्ञवल्क्य और मैत्री के साथ कौन से किसने मेंशन है, इनका डिबेट किसने मेंशन है? एमसीक्यू है, एमसीक्यू है, फिर से बोल रहा हूँ। यज्ञवल्क्य खुद नाम है, एक ऋषि है, ठीक है, उनका स्मृतिज है, बहुत लिखा हुआ बहुत सारा है। तो एक दो लोगों से डायलॉग हुआ है, एक डायलॉग हुआ है मैत्री से। तो मैत्री वाला डायलॉग किसमें लिखा हुआ है? तो उसमें आंसर होगा बृहद्रण्यका, बृहद्रण्यका लिख लीजिएगा। मतलब यज्ञवल्क्य, यज्ञवल्क्य प्लस मैत्री, वहां पे बृहद्रण्यक लिखिएगा, हम बड़ा शॉर्ट लिखे हैं, बृहद्रण्यक। यज्ञवल्क्य और मैत्री के बीच में फिलोसॉफिकल डिबेट हो रहा है, वुमेन एंड मेन में फिलोसॉफिकल डिबेट हो रहा है। कहां मेंशन है? बृहद्रण्यका, एकदम ठीक है। चलिए, ये सब ये छोटी छोटी चीजें आप लूसेंट में मिल जाएगा आपको है ना। आप पढ़ते रहिएगा ना, मतलब कुछ कभी कभी कुछ पढ़ते भी रहिएगा तो कुछ एड ऑन टेस्ट जब दीजिएगा ना तो आपको एड ऑन होता रहेगा। और ऐसा नहीं है, ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप जाके मारिए, बगल में टेक्स्ट बुक लगा दीजिए, एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है आपको, मिल ही जाएगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। इनफैक्ट यज्ञवल्क्य और गार्गी के साथ भी डिबेट हुआ है, और इसी बुक में है। यज्ञवल्क्य गार्गी के साथ भी डिबेट हुआ है, ठीक है। ये सब एमसीक्यूज है मैडम, सब सुन लीजिए, कुछ कर दिखाना है देखिए वो डिबेट कर रही है एंशिएंट में उस वक्त, आप अभी मुस्कुरा रही हैं। एक और है, अलग से लिखिएगा, और उसको हम रिलेट करेंगे आगे। एक उपनिषद याद आ रहा है, वो कथा उपनिषद। कथा उपनिषद का नाम सुने होंगे। कथा उपनिषद में किसके साथ डायलॉग हो रहा है बताइए, बोलिए। कथा उपनिषद में यामा और नचिकेत के साथ डायलॉग हो रहा है। यामा नचिकेत, डायलॉग क्या हो रहा है? आत्मा और परमात्मा। ये डायलॉग लिखिए, क्योंकि शाद दर्शन में यही बात करेंगे। शाद दर्शन हो या वेदांत जो पढ़ेंगे हम लोग, अद्वैत वेदांत, यही पूरा पढ़ेंगे कि आत्मा परमात्मा एक है या अलग है, बस इसी यही बात, और कुछ नहीं उसमें। यामा नचिकेत। चलिए, तो ये सब फेमस डायलॉग्स है, जो सब फेमस डायलॉग्स है यज्ञवल्क्य मैत्री, यज्ञवल्क्य गार्गी और नचिकेत यामास के साथ, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है? प्रीलिम्स में क्वेश्चन कभी भी प्रकट हो सकता है। हमारी संस्कृति है, अब एलियंस बोल है उसको, यही तो है, ये हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं अब। हाँ, यही चीज है, हम लोगों का एडाप्टेशन कुछ और हो चुका है असल में, वो बहुत साल पीछे है ये वाला पार्ट। एनीवेज, तो हम लोग थे कहाँ पे? हम लोग थे यहाँ पे, धर्मशास्त्र में पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। आते हैं महाकाव्य में। महाकाव्य का नाम पता ही है, कौन है? महाकाव्य का कौन सा बुक होता है? महाकाव्य कौन सा बुक होता है मैडम, बोलिए। महाराज कौन बोलेगा? महाकाव्य कौन सा बुक होता है? महाकथा, रामायण, रामायण महाभारत, रामायण महाभारत, और क्या ही है। हाँ, ठीक है। रामायण और महाभारत, रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि। इसको ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, रामायण को आदि काव्य भी कहते हैं, रामायण को आदि काव्य भी कहते हैं। और इसमें 7 खंड है,
रामायण में 7 खंड, 7 खंडास, सेक्शंस, जिसमें फर्स्ट एंड 7 सेक्शंस लेटर एडेड हुआ है, बाद में ऐड हुआ है। फर्स्ट एंड 7 सेक्शंस जो है वो बाद में ऐड हुआ है। महाभारत में बता दीजिए, महाभारत को कौन कंपाइल किए? वेद व्यास, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है, यानी ओल्डेस्ट है रामायण और लॉन्गेस्ट है महाभारत, ठीक है। तो फिर भगवत गीता क्या है? इसमें कितना चैप्टर है महाभारत में? 18 पर्वस है, 18 है। तो भगवत गीता कौन से चैप्टर का पार्ट है ये? बोलिए। एक चैप्टर है भीष्म पर्वन, भीष्म पर्वन का में भगवत गीता पूरा है। भीष्म पर्वन याद रखिए, एमसीक्यू भी है, ठीक है। और सबसे बड़ा चैप्टर जो है महाभारत में वो है शांति पर्वन, द लार्जेस्ट पर्वन चैप्टर ऑफ द महाभारत, शांति पर्वन। अब इसको आप अप्लाइड एथिक्स में कैसे करेंगे हम लोग? देख लीजिए, अब इस महाकाव्य से हम अप्लाइड एथिक्स में कैसे करेंगे? तो हम देखेंगे कि हमको राम जी से मिलता है गवर्नेंस, फ्रेंडशिप, मैरिज, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, ठीक है, करेज, अनमोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स में ऑलमोस्ट इसी तरीके का सब आपको कुछ ना कुछ लिखने को मिलेगा। इसलिए एक आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या ही है, ठीक है। सीता जी से क्या पता चलता है? सेल्फ रिस्पेक्ट, मैरिज, मैरिज मतलब लॉयल टू हस्बैंड, और उनके लिए भी लॉयल टू वाइफ, सेम चीज, इसलिए मैरिज मैरिज वहां पे लिखे हैं, ठीक है। दशरथ और कैकेयी से क्या मिलता है? बोलिए, वो आप ही बताइए पहले, क्या करना है क्या नहीं करना है, बताइए, अलग अलग ही बताइए। पॉजिटिव साइड रहा है या नेगेटिव साइड रहा है? लिख लीजिए, बैड इन्फ्लुएंस रिजल्ट्स इन बैड एक्शंस। सीखने को मिलता है, बहुत सारी स्टोरीज होगी इसमें पीछे। उसका जो मोरल जो मुझे मिला है वो है बैड इन्फ्लुएंस रिजल्ट्स इन बैड एक्शंस विच यील्ड्स बैड रिजल्ट्स ओनली। और भी लिखा हुआ, नेवर मेक प्रोमिसेस व्हेन यू आर हैप्पी, इसके पीछे स्टोरी हो, नेवर मेक प्रोमिसेस व्हेन यू आर हैप्पी, ठीक है। अच्छा, इससे क्या मिल रहा है? रावण से क्या मिल रहा है? नहीं करने वाला चीज मिल रहा है हमको, नहीं करने वाला चीज, ग्रीड, यही है ना, और रिवेंज, ये सब नहीं करना है, वो मिल रहा है हमको, ठीक है। भीष्म से क्या मिल रहा है हमको? भीष्म से क्या मिल रहा है हमको? धर्म, लर्न टू फॉरगिव, कंपैशनेट, ये सब वर्ड हल्का हल्का लिख लीजिए। भीष्म, कंपैशनेट, आप लोगों को श्लोक लोग याद है तो और भी उतार दीजिए, ठीक है। भीष्म से कंपैशनेट, धर्म कम्स फर्स्ट, लर्न टू फॉरगिव, ये सब कुछ मिल रहा है। लिख लिए, आगे बढ़ना हमको, ठीक है। जल्दी इसको थोड़ा जल्दी कीजिए। कॉमन सा चीज है, देखिए, अप्लाइड एथिक्स, मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स में इस तरीके से ही क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, अगर थोड़ा ज्यादा लिखना पड़े तो, ठीक है। तो आप सिर्फ एक गाइड लीजिए बस, कि कॉमन चीज है, कुछ नया कुछ नहीं है, आपको बस अंदाजा लगाना कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं एथिक्स के अंदर। भगवत गीता के अंदर हम लिखेंगे कि भाई एक श्लोक का ये लिख लीजिए, खाली ट्रांसलेशन लिख लीजिए, डोंट लेट द फ्रूट बी द डोंट लेट द फ्रूट बी द पर्पस ऑफ योर एक्शंस, डोंट लेट द फ्रूट बी द पर्पस ऑफ योर एक्शंस। ये लाइन ये आप कोट करके स्टार्ट कर सकती हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, कि हम लोग जो काम करते हैं किस चीज के लिए काम करते हैं? प्रमोशंस, हायर सैलरी, मना किया गया है,
हाँ, ये इससे इससे हमको सीखने को मिल रहा, व्हाट टू लर्न, नॉट टू ग्रीड, नॉट टू टेक रिवेंज। यही अच्छा मिल रहा है हमसे। अच्छा मतलब यही हुआ कि इससे ये सीखने को मिला कि ऐसा नहीं करना है, ये सीखने को मिला। हाँ, देख लीजिए, ये जो अभी कोटेशन लिखाया हूं मैं, भगवत गीता का कोटेशन है। सिंपल सा चीज है कि ब्यूरोक्रेसी के लिए खास तौर से ये वाला चीज है कि हम लोग कोई काम करते भी है ना, तो हम फल के लिए काम करते हैं। बोला गया है कि भाई फ्रूट के लिए काम मत करो, काम काम के लिए करो। समझाए बात? तो ये प्लेजर एट वर्क, आपको ढूंढना है प्लेजर, काम में ही प्लेजर ढूंढना है। प्लेजर एट वर्क ये मिलता है, इमोशंस मिलता है। भगवत लिख लिए कुछ वर्ड लिखे, इमोशंस, इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस पूरा लिख दिए, वर्ड लिख दिए वहां पे आप। ठीक है, हमको गोल्स एंड एम्बिशंस पता चलता है। ये सब वर्ड लिखिए, भगवत गीता से हमको क्या मिलता है। आप कोट करेंगे, 2 3 4 वर्ड भी थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, गोल्स प्लस एम्बिशन पता चलता है, प्लेजर एट वर्क पता चलता है। ठीक है, प्लस हमको इक्वालिटी पता चलता है, इक्वालिटी, भागवत गीता की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक कोटेशन है इसका पूरा। आप बस लिख लिए, ट्रीट एवरीवन इक्वली, यही है। मतलब कोटेशन ये नहीं है, ही अलोन सीज ट्रूली हु सीज गॉड इन एवरी क्रिएचर, ही डज नॉट हार्म हिमसेल्फ फॉर अदर्स। ना खुद को कर रहे हैं, ना अगले किसी को नुकसान कर रहे हैं। कुछ एक सिचुएशन था, वहां पे ऐसा है, तो वहां पे पता चलता है कि वहां पे इक्वलिटी की बात आ रही है, सेल्फलेसनेस की बात आ रही है, इक्वलिटी, सेल्फलेसनेस की भी बात आ रही है। नेवर रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटी, 2 लाइन लिख के इसको खत्म करेंगे हम लोग, नेवर रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटी। उसके बाद लास्ट लिखेंगे, ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ्स, ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ्स, सच्चाई अकेले जीतती है, सच्चाई की जीत होती है। ठीक है, क्या आता है पुरानाज, पुरानाज के बारे में कुछ बताइए आप लोग। महाकाव्य पुरानाज, महाकाव्य इज एन एपिक। ठीक है, एक 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 बहुत बड़ी स्टोरी है महाभारत और रामायण में। पुरानाज का पहले एक नाम बताइए क्या है। हाँ, पुरानाज, सॉरी, जो है ना महाकाव्य एक एपिक है। एपिक किसको बोलते हैं, बोलिए, व्हाट इज एपिक? हाँ, एक स्टोरी टाइप का है। ठीक है, लेकिन पुरानाज इज नॉट ए स्टोरी। ठीक है, पुराना स्टोरी नहीं है। पुरानाज में क्या है? ठीक है, अब पुरानाज का मतलब भी होता है द ओल्ड, पुराना, वर्ड कोई नाम दिया गया इसमें नॉर्मली। ठीक है, तो पुरानाज में से कुछ कुछ नाम है। एक है मात्स्या पुराण, मात्स्या पुराण जो ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट है। हाँ, मात्स्या पुराण। बहुत सारा पुराना है, 18 फेमस पुराना है, याद रखिएगा नॉर्मली पूरा आप समझ लीजिए। उसमें रॉयल डायनेस्टीज के बारे में जिक्र है, मतलब रूलर कैसे करेगा, गवर्नेंस कैसे करेगा, गवर्नेंस कैसे होगा, मतलब प्रैक्टिकल जो चीज है ना उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। गवर्नेंस कैसे होगा, रूलर को क्या करना, उसका धर्म क्या होना चाहिए, यही सब चीजें। तो उसको और ज्यादा हम लोग खींचतान नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पुरानास यही है। अगेन सब जो है स्मृतिज का पार्ट है। कमिंग टुवर्ड्स उपवेदास, उपवेदास। अब उपवेदास क्या है भाई? मानस बोलो, उपवेदास क्या है? या आप लोग कुछ पढ़ी उड़ी है, सोनाली उनाली, तो बोलिए। अगर हम उपवेदास की बात करें, ये भी जो है ना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद के ही पाठ में से जुड़ा हुआ है उपवेदास। ठीक है, इस, हाँ, आयुर्वेद, तो आयुर्वेद किसका पाठ है? अगेन ये हाईली डिस्प्यूट मुझे लगता है। आयुर्वेद किसका पाठ है? ये हाईली डिस्प्यूट है। कौन से वेद का पाठ है आयुर्वेद? नहीं, आरण्य क्या इसको तो नहीं, ऐसा लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है ऋग्वेद है। लेकिन हम जब किताब लिख रहे थे ना, तो उस वक्त तो हम और एक जगह देखें, और मेन टेक्स्ट के अंदर जब गए, तो आयुर्वेद को जो है बहुत अच्छे अच्छे बुक्स में जो है ना अथर्ववेद में जिक्र किया गया है। हम वही बोल रहे हैं, तब भी वही बोल के लिखाए होंगे। ये डिस्प्यूट है थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली अगर हम बात कर लेते हैं इसको, तो आयुर्वेद यहाँ पे लिख लीजिए, लेकिन हम पहले से बता दे रहे हैं ये डिस्प्यूट है। एंड आई एम नॉट ए हिस्टोरियन टू लुक द ओरिजिनल टेक्स्ट, हम तो हिस्टोरियन नहीं है। हम 2 किताब, हमको पता है कि ये डिस्प्यूट है। ठीक है, जैसे एक और डिस्प्यूट हम बता दे रहे, 2 एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, और अपने वेस्ट बंगाल में भी क्वेश्चन आया था। राइट टू वोट इज व्हाट टाइप ऑफ राइट?
राइट टू वोट एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि कैसा राइट है? ये क्वेश्चन यूपीएससी के भी आया हुआ है और स्टेट पीसीएस में भी आया हुआ है। स्टेट पीसीएस में आंसर कुछ और दे रहे हैं और इसमें आंसर यूपीएससी वाले आंसर कुछ और दिए हैं। यूपीएससी में आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन स्टेट में जो है लीगल राइट है। जब पढ़िएगा तो आपको मिलेगा ही नहीं। आपको जब पढ़िएगा, एडवोकेट साहब का बहुत सारा आर्टिकल्स हम पढ़े इसको सिर्फ समझने के लिए, तो बोला ये दोनों राइट्स है लीगल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, ठीक है। लेकिन बॉस मतलब सेंट्रल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मारेंगे, और स्टेट वाले में आएगा तो हम उसको लीगल राइट मारेंगे बस मेरा कंक्लूजन यही है, ठीक है। तो इसको देखिएगा एक बार जाकर के कि क्या है ये। तो अगर हाईली डिस्प्यूट है, अगर इसी तरह हमको ये भी मिला लूसेंट वगैरह कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में, शायद तरुण में अथर्ववेद लिखा हुआ होगा, ठीक है। और अच्छी अच्छी बुक्स की बात कर रहा हूं मैं, अथर्ववेद लिखा हुआ है, लेकिन आंसर जो है बहुत जगह ऋग्वेद लिया गया है, कुछ कुछ स्टेट पीसीएस में जो है वो अथर्ववेद लिया गया है। तो हम पहले से आपको डिस्क्लेमर दे दे रहे हैं कि ये डिस्प्यूट है, ठीक है, डिस्प्यूट ही है। चलिए, यजुर्वेदा से हमको क्या ही मिलेगा भाई? धनुर्वेदा। धनुर्वेदा मतलब आर्चरी वगैरह, ठीक है, लड़ाई वड़ाई से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। सामवेदा से क्या मिलेगा आपको? ये तो इजी है, इसी से गंधर्वा विवाह भी है, पता है ना, टाइप्स ऑफ मैरिज है, 8 टाइप्स ऑफ मैरिज हम लोग पढ़े थे। राक्षस विवाह, पैसाचा विवाह, गंधर्वा विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, इनको याद है सब नाम को कुछ, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। हमारा पढ़े कि नहीं हम लोग अरे कोई बड़ी किताब में नहीं लिखी हुई है मैडम, लूसेंट में लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो गंधर्वा वेदा, ठीक है ये म्यूजिक हो गया यहाँ पे। हाँ ठीक है, गंधर्वा विवाह लव मैरिज ही होता है, इसमें कुछ बात नहीं है। पैसा राक्षस विवाह, किडनैप करके शादी करना, ठीक है। तो खैर चलिए, और क्या बचा? अथर्वा विवाह, सॉरी अथर्वा वेदा, इसमें शिल्प वेदा, शिल्प वेदा, ठीक है। ये साइंस ऑफ क्राफ्ट एंड वेल्थ, यानी बिजनेस से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, साइंस ऑफ क्राफ्ट एंड वेल्थ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं शाद दर्शन में, ठीक है। माइंड रिलैक्स करना है 2-3 मिनट तो बोल दीजिए, फिर फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स में जाएंगे। तो बोलिए 6:55 हो रहा है, ओहो 5 मिनट आप लोग रेस्ट ही लीजिए, आ जाते हैं वापस, स्टार्ट करें मदन। चलिए, जैसा कि स्मृति में हम लोग जा रहे थे, अब चलते हैं सीधा शाद दर्शन में, ठीक है। शाद दर्शन के बाद हम लोग मूव करेंगे वेदांता फिलोसफी में, वहां पे जाके इसको गाड़ी को रोकेंगे हम लोग, ठीक है। तो आते हैं हम और आप मिलके पढ़ते हैं शाद दर्शन। शाद दर्शन और कुछ नहीं है, पहले ही बता चुके हैं, 6 फिलोसफी ऑफ स्कूल, प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, ये समझिए 6 प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ फिलोसफी। विस्परिंग काम में मेरे आ रहा है ठीक है। अब जिसमें से हम लोगों को पढ़ना होता है संख्या फिलोसफी, न्याय फिलोसफी, योगा फिलोसफी, मीमांसा फिलोसफी, जिसमें पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और एक होता है वैशेषिका। अब 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हम लोग, 3 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था हम लोग को। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछा है। कैसे पूछा है? आपको 4-5 नाम दे दिया है, बोला है कि विच वन इज नॉट अंडर द शाद दर्शन। यूपीएससी का क्वेश्चन में बोल रहा हूं मैं, यूपीएससी ने सवाल ऐसे पूछ चुका है ऑलरेडी कि इसमें से कौन सा नहीं है, यानी यूपीएससी चाहता है आपसे कि भाई इस 6 स्कूल का नाम आपको रटा हुआ होना चाहिए। बेस इसके ऊपर उठेंगे, बाकी एग्जाम में भी
इंडिविजुअल लेवल पे भी पूछा जाएगा कि वैशेषिका फिलोसफी अगर हम कहते हैं तो ये वैशेषिका फिलोसफी दिया हुआ किसका है? किसका दिया हुआ बताइए? वैशेषिका ऋषि कनट जी का, बिल्कुल। हम लोग अप्लाइड एथिक्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ऋषि कनट जी का। चलिए, और संख्या फिलोसफी किसका दिया हुआ है? कपिला जी का दिया हुआ है। न्याय फिलोसफी किसका दिया हुआ है? गौतम, अक्षपदा गौतम। योगा तो इजी है, पतंजलि। पूर्व मीमांसा किसका दिया हुआ है? जामिनी। और उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत भी कहते हैं, वहीं से वेदांत निकल के आएगा। उत्तर मीमांसा जिसको हम लोग वेदांत भी कहते हैं, ये बद्रयान। ये है आपका प्रीलिम्स का दूसरा एमसीक्यू, वेदांत, बद्रयान, बद्रयान। इनके साथ ये नाम आपको एसोसिएटेड करना पड़ेगा 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के अंदर। दिशा पढ़ी हुई होगी ना ये वाला? थोड़ा पढ़ी हुई आराम से। नहीं, ये फिलोसफी पूरा क्या ये नहीं पढ़ाया था मैं बढ़ा रहा था, ऊपर से ऊपर चल गया था। ये मैं बोला भी था कि मैं भक्ति मूवमेंट पढ़ाऊंगा तब फिलोसफी में उधर से लेके आऊंगा, तो मैं इस बार एथिक्स के जरिए उसको लेके आ रहा हूं। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे एथिक्स में कैसा है। ठीक है, अब स्टार्टिंग विद द संख्या फिलोसफी। ठीक है, संख्या फिलोसफी मतलब हम लोग पढ़ेंगे अभी तो पहले ये संख्या फिलोसफी भैया है ही क्या? हाँ, क्या है डुअलिज्म? पहला पॉइंट, अगर स्टेटमेंट भी पूछे कि संख्या फिलोसफी इज ए मोनिज्म फिलोसफी या डुअलिज्म फिलोसफी, ये भी दिमाग में आपको रखना होगा। डुअलिज्म का मतलब दो चीज की बात हो रही है, मोनिज्म का मतलब एक चीज की बात हो रही है। एक चीज की बात सिर्फ एक ही शख्स ने किया है, वो कौन है? फिर से मैं कह रहा हूं, ये बातें तो दिमाग में रखिएगा। जब भी हम फिलोसफी की बात करेंगे, इंडियन फिलोसफी की बात करेंगे, वहां पे दो चीज पे आएगा, मोनिज्म, डुअलिज्म या प्लूरलिज्म। एक, दो, दो से ज्यादा। ठीक है, एक की बात सिर्फ एक ही किए हैं, वो है आदि शंकराचार्य। अब एक की बात मतलब यहां पे एक और दो की क्या बात हो रही है? बात हो रही है आत्मा, यानी हम लोग वाला आत्मा, और परमात्मा। तो कहीं पे अगर आप किसी को कोई अगर समझ रहा है कि आत्मा परमात्मा एक ही है, वो हो जाएगा मोनिज्म। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, कोई भी अगर ऐसा पढ़ती हैं आप जहां पे मोनिज्म लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। ठीक है, और जो डुअलिज्म की बात करता है तो वो कहता है कि परमात्मा अलग है, ये अलग है। तो वहां पे द्वैत वर्ड यूज किया जाएगा। द्वैत, डुअलिज्म में जहां पे वर्ड होगा वहां पे द्वैत वर्ड यूज किया जाएगा। जैसे शुद्ध द्वैत, जहां पे द्वैत वर्ड यूज हो रहा है वहां पे डुअलिज्म, मतलब दो अलग अलग है। ठीक है, अभी हम उस पर आए नहीं है, वो वेदांत के फिलोसफी में है, लास्ट में आएगा, लेकिन आपको हम हल्का से कुछ बता दे रहे हैं। और जहां पे एक की बात हो रही है ना, एक ही की बात हो रही है, वहां पे अद्वैत वर्ड यूज होगा। द्वैत नहीं, वो अद्वैत वर्ड यूज होगा। तो कुछ चीज हल्का भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आप प्रीलिम्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के अंदर देता है तो आप कर पाइएगा, कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर भी डुअलिज्म की बात हो रही है। तो डुअलिज्म में भी किस चीज की बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है पुरुषा और प्रकृति की बात हो रही है। पुरुषा और प्रकृति की बात हो रही है। अब पुरुषा, यहां पे पुरुषा मतलब कोई हम पुरुष नहीं, सोल की बात हो रही है यहां पे, सोल की बात हो रही है। अब प्रकृति जो है वो मैटर की बात हो रही है यहां पे। संख्या फिलॉसफी में गॉड की जगह कुछ नहीं,
नो प्लेस फॉर गॉड। यहां पे गॉड के बारे में बात असल में नहीं हो रही है। ये पहले काट दीजिए, एकदम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में रखिए, समझ के रखिए। गॉड की जगह बात यहाँ पे नहीं हो रही है। गॉड की जगह की बात आगे चल करके किसी न किसी जगह झलकेगा आपको। संख्या फिलॉसफी में गॉड की जगह बात नहीं हो रही है, ठीक है। बोला जा रहा है कि जब ये पुरुष मैटर से मिलता है, क्या बोल रहा हूं मैं, पुरुष मतलब सोल, कॉन्शियसनेस, एकदम मेंस के हिसाब से समझेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। फिलॉसफी पूरा घुसना नहीं है, फिलॉसफी बहुत है इसके अंदर, ठीक है। कभी समझिए कि संख्या फिलॉसफी बात क्या कर रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि यही दोनों जो है यही एग्जिस्ट, यही है बस, मैटर सोल। अब ये सोल जो है जब भी मैटर के पास पहुंचता है तो उसमें 3 गुण होते हैं। अब 3 गुण प्रकृति में 3 गुण होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग राजस, पता ही होगा, राजस, सत्व, तामस। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब बताइए। खाने का क्या, कैसा गुण है? सत्व, सत्व अच्छा गुण होता है, ठीक है। तो सब में, हर सोल में एक जैसा गुण तो होगा नहीं, है ना। तो सत्व में क्या है, हल्का हल्का लिखेंगे इसको हम लोग, ठीक है। कौन कौन सा सोल क्या चीज ज्यादा अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, सोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो सत्व में क्या लिखेंगे, गुडनेस, हल्के हल्के चीज लिखेंगे, गुडनेस, विजडम, प्योरिटी, बैलेंस, ये सब वर्ड लिखिए खाली बस। तो जिस सोल में सत्व अगर होता है तो उसके अंदर विजडम आएगा, कामनेस आएगा, प्योरिटी आएगी, ऐसा चीज होगा, ठीक है। ये इसको इस हिसाब से हमको समझना है। राजस क्या होगा फिर, एक्टिविटी, पैशन, एनर्जी, लिखिए इसमें, एक्टिविटी, पैशन, एनर्जी, ठीक है। तो इसमें इसको एक एग्जांपल से समझिए कि अ पर्सन हु इज हाईली एम्बिशियस, जो ज्यादा एम्बिशियस वाला होगा उसको पास डिजायर भी बहुत होगा, वो डिजायर को पूरा करने के लिए राजस करेगा, एक्टिविटी ज्यादा करेगा। समझ आ रही बात, ठीक है। अच्छा, तामस क्या हो गया फिर, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, डार्कनेस, मतलब थोड़ा नेगेटिव साइड हम बात करेंगे इसमें। लेजीनेस, एकदम वो भी बात कर देंगे, डलनेस, कंफ्यूजन, ये कॉमन चीज है, ठीक है। अब इसको आप अप्लाइड एथिक्स में डालिए, क्या ही डालिएगा बताइए, एथिकल फोकस क्या होगा, बैलेंस करना। एथिकल फोकस क्या होगा, बैलेंसिंग करना आपको, ठीक है। कौन सा चीज ज्यादा रखना है, कौन सी चीज कम रखना है, इसमें सत्व ज्यादा रखना है, कुछ चीज डिटैच भी करना है हमको, ये डिटैच करना है हमको, एक्टिविटी करना है लेकिन बैलेंस अप्रोच में करना है, इसके साथ करना है। तो एक ब्यूरोक्रेट के लिए भी हमको यही होना चाहिए। देखिए अप्लाइड एथिक्स हम कैसे इसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी एथिकल फोकस क्या होगा, आपको संख्या फिलॉसफी से हमारा एथिकल फोकस क्या होगा, एकदम एथिकल फोकस हम यहाँ पे होगा डिटैचमेंट, बैलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। अच्छा, अब ये सब आएगा कैसे, ये सब होगा कैसे, नॉलेज से होगा, थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये सब मिलेगा कैसे हमको, हमको मिलेगा, ये बैलेंस कैसे करेंगे, नॉलेज, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन बट परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द संख्या फिलॉसफी एंड नथिंग एल्स। It talks about dualism. Dualism is what? Purusha means a soul or consciousness. When soul attached with the Prakriti, so in this Prakriti we have 3 different types of characteristics. One is Sattva, Rajasva और Tamas. अब ये बैलेंस करके चलना पड़ेगा इस सोल को कि वो कैसे क्या करना है, ये कैसे बैलेंस होगा, नॉलेज से बैलेंस होगा। दिस इज ऑल अबाउट द संख्या फिलॉसफी। ब्यूरोक्रेसी में घुसा दी इसी चीज को आप, क्लियर है, कोई दिक्कत, खत्म, संख्या फिलॉसफी खत्म। अगर आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़े। चलिए।
अब अल्टीमेटली सबका एक है कि सैल्वेशन होना, तो नॉलेज ले लीजिएगा, आपको सैल्वेशन मिल जाएगा। अब फिलोसफी में घुस जाएगा हम, तो नॉलेज ले लिए, ये बैलेंस कर दिए, तो आपको मोक्ष मिल गया, लिबरेट हो गया, सैल्वेशन मिल गया, बस नॉलेज गेन करना आपको, और कुछ नहीं। चलिए, कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, योगा फिलोसफी चलते हैं, योगा फिलोसफी में आते हैं, कमिंग टूवर्ड्स योगा फिलोसफी। चलिए, संख्या फिलोसफी ही बात करता है कामनेस की। क्या बोल रहा हूं मैं? संख्या फिलोसफी सत्व की बात कर रहा है, कामनेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो वहां से एक रास्ता मिलता है कि कामनेस ऐसे ही नहीं होता है, मेडिटेशन से होता है, ठीक है। लेकिन योगिक फिलोसफी इज मोर देन द मेडिटेशन, बहुत कुछ इसके अंदर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि योगिक फिलोसफी के अंदर हम लोगों को और क्या क्या इसके अंदर वर्ड सब मिलेगा, बहुत तगड़ा तगड़ा वर्ड मिलेगा आपको। चलिए, योगिक फिलोसफी में गॉड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन गॉड जैसे हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं। गॉड एज लाइक अ गुरु और एज अ गाइड। गॉड यहां पे कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? एज अ गुरु और एज अ गाइड, ठीक है। आप नितिन सिंघानिया के बुक में देखिएगा, वहां पे उसमें मेंशन किया हुआ है इसमें कि ओवरऑल जो फिलॉसफी है सब, ठीक है, वो गॉड को वैसा एक्सेप्ट नहीं करता जैसे आज के डेट में है हम लोग करते हैं। वो सिर्फ वेदांता में मिलेगा, पूर्व मीमांसा और इसमें ही गॉड का बात मिलेगा, लेकिन बाकी सब जो है नॉर्मल यूज कर रहा है। जैसे यहाँ पे गॉड हम लोग वैसा वो नहीं सोच रहे हैं। आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि गॉड हम मतलब एक गॉड जरूरी है करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, ठीक है। तो गॉड एग्जिस्ट है, लेकिन एज ए गुरु और एज ए गाइड, एज ए गुरु हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और यही जो गुरु हम मानेंगे तो हमको ये लिबरेशन करने में, सैल्वेशन में या लिबरेशन करने में काम आएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, अब ये सैल्वेशन और लिबरेशन कैसे करेंगे हम लोग? कुछ योगिक टेक्निक से करेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं इसमें क्या क्या ही वर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं। सही सही पकड़े हैं आप, ठीक है। तो हम देखेंगे, इसमें बोला जाता है योगा फिलॉसफी में 5 स्टेजेस ऑफ चित्ता। स्पेलिंग है उसका CITTA, 5 स्टेजेस ऑफ चित्ता योगिक फिलॉसफी में। यानी आपका रेस्टलेस माइंड से लेकर के रेस्ट माइंड तक का स्टेज है ये। उसी के बीच में आएगा आपका जो प्राणायाम जो बोल रहे हैं वो सब करेंगे हम लोग, लेकिन कुछ नहीं है रेस्टलेस। पहला माइंड हमारा क्या रहता है? रेस्टलेस, कुछ करना चाहते हैं, नहीं मिल रहा है तो हम बेचैन हो जाते हैं, होते ही बेचैन, रेस्टलेस माइंड जो हमारा, तो उसको एक नाम दिया गया है। ये चित्ता क्या है? इसमें पहले लिखिएगा 5 स्टेजेस ऑफ चित्ता। चित्ता क्या है? एक माइंड है, कॉन्शियसनेस है, 5 स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। जिसमें 5 स्टेज में क्या क्या आएगा वो हम लोग देखेंगे। अगेन प्रीलिम्स का पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है, एथिक्स इसके बाद ही हम अप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। पहला नाम है चित्ता, स्पेलिंग यही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन चित्ता ही बोल रहे हैं हम लोग इसको, प्रोनाउंसिएशन वैसे ही हो रहा है, KSIP। जिसे चित्ता बोले इसको CITTA, चित्ता, ठीक है। इसी तरह ये चित्ता है, चित्ता, ठीक है। इसका मतलब ही होता है रेस्टलेस एंड स्कैटर्ड माइंड। तो हमारे अभी क्लास में किसका ऐसा माइंड चल रहा है? रेस्टलेस एंड स्कैटर्ड माइंड, ठीक है। मतलब ये वो दिमाग है जहां पे माइंड हमारा एक जगह से दूसरी जगह जंप करता रहता है। अभी पढ़ा रहे हैं, अचानक से कुछ दिमाग में नहीं बाउंस कर रहा है तो फिर कुछ कहीं और हम चले जाएंगे। अब बोले आप लास्ट में हार के छोड़ दो तो अब नहीं समझना है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, ठीक है। तो ये स्टेज में भी शायद हम लोग पहुंचने वाले होंगे, कुछ पहुंच चुके होंगे। ठीक है, ठीक है। पढ़ाई का है यही, मतलब कभी पढ़ने बैठिएगा तो हाथ में मोबाइल आ ही जाएगा। अब एक बार आ गया मोबाइल आके तो बस स्क्रॉल करते ही चले गए। तो ये हमारा ये पोजीशन है, शिफ्टा वाला पोजीशन है, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक पोजीशन होता है हमारा, वो है मुढ़ा। मुढ़ा एक ब्यूरोक्रेट को छिपता वाला नहीं होना चाहिए, मुढ़ा।
ये है डल एंड लेजी माइंड। हाँ, इनएक्टिव, ये अभी पढ़ा रहे हैं तो किसी को नींद भी आ रही होगी। ठीक है, डल एंड लेजी माइंड। ये जो बैलेंस करने की बात हो रही है संख्या फिलॉसफी में, वो योगा के थ्रू होगा। तो योगा पहले बता रहा है कि हमारा ये माइंड ऐसे ही नहीं है, कभी क्षिप्ता में रहता है, इधर से उधर भाग रहा है, कभी कभी भागना ही बंद कर देगा और जाएगा नहीं। तो वो माइंड है, मुड्ढा वाला माइंड बोलते हैं इसको, डल एंड लेजी माइंड है। ठीक है, उसके बाद है कुछ का होगा पार्शियली फोकस्ड होगा। ठीक है, फुल फोकस नहीं है, पार्शियली फोकस्ड है, उसको बोलते हैं विक्षिप्ता। ये स्टेजेस है, याद रखिएगा, स्टेजेस है विक्षिप्ता। ये है पार्शियली फोकस्ड, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पल के लिए फोकस में है, कुछ पल के थोड़ा हल्का डिविएट हो रहे हैं, लेकिन पार्शियली फोकस्ड है। मानस जैसे, मानस को बहुत कुछ पता है, इसलिए थोड़ा सा पार्शियली फोकस्ड है, ये आंसर दे रहा है, फिर बीच में लगता है नहीं पढ़ा हुआ है जो चीज, वो फिर वहां पे चला जाता है, वो क्षिप्ता में चला जा रहा है। माइंड वैसे डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये एकाग्रा, एकाग्रा यहां पे है वन पॉइंटेड एंड फोकस्ड माइंड। ठीक है, ऐसा बहुत कम ही लोगों का होता है, ये करना पड़ता है। ठीक है, अब ये फोकस्ड माइंड है। ठीक है, ये फोकस्ड कभी भी डेविएट हो सकता है, लेकिन है फोकस्ड माइंड है। चलो आज हर दिन फोकस्ड हो ऐसा नहीं। अब इससे सबसे अच्छा होता है कंट्रोल्ड माइंड, कि कहां पे आपको माइंड को कैसे यूज करना है वो आपको अंदर आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं निरुद्धा। दैट इज कॉल्ड निरुद्धा। कंप्लीटली कंट्रोल्ड एंड स्टिल माइंड, एकदम स्थिर वाली माइंड। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस आपको बताता क्या है कि भाई कैसे आपका माइंड रेस्टलेसनेस से स्टिल की तरफ मूव करता है। प्रैक्टिकल चीज है, ब्यूरोक्रेट के लिए भी ये चीज है। माइंड उसका बहुत इधर उधर होगा, कंट्रोल करना है। ठीक है, तो आपको अगर हल्का कुछ भी पता, जरूरी नहीं कि आप जो है नाम ही लिखिए पूरा, समझिएगा अप्लाइड एथिक्स का मतलब क्या है। आपको कॉन्सेप्ट हल्का पता हो, नाम स्पेसिफिक, अगर योगिक फिलॉसफी को पूछ रहा है एथिक्स में तो थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर जनरलाइज कुछ सब का पूछ रहा है तो हम वहां पे माइंड को कंट्रोल करने की बात करेंगे और कुछ वर्ड्स हम लोग लिखेंगे हल्का सा, निरुद्धा वगैरह ऐसे लिखें। एकाग्रा निरुद्धा की जरूरत है हमको, यही है ना। एकाग्रा भी क्या है, एकाग्रा से भी ज्यादा अच्छा है निरुद्धा, जो कंट्रोल्ड माइंड हमारा होना चाहिए। ठीक है, अब ये कंट्रोल्ड माइंड जो है ऐसे ही नहीं आएगा, मेडिटेशन ही करने से आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए आप कि 5 मॉडिफिकेशंस ऑफ चित्ता। फाइव मॉडिफिकेशंस ऑफ चित्ता। एक होता है प्रमाण, प्रमाण प्रूफ, है ना, राइट नॉलेज, इसमें लिखेंगे राइट नॉलेज। राइट नॉलेज, राइट नॉलेज का मतलब हो गया साइंटिफिक नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, ट्रस्ट वर्दी टीचिंग्स, ये सब वर्ड इसमें डाल दीजिए। साइंटिफिक नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, ट्रस्ट वर्दी टीचिंग्स। ट्रस्ट वर्दी टीचिंग्स, आपको नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, एक होता है विपर्याया। विपर्याया ये है मिसकंसेप्शन और रॉन्ग नॉलेज। इसमें एग्जांपल लिखेंगे सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियंस, इल्यूजन। तीसरा तरीके का होता है विकल्प, इमेजिनेशन। हम लोग बहुत कुछ इमेजिन करते रहते हैं, विकल्प, इमेजिनेशन, ये रियलिटी नहीं रहता है। जैसे सोचेंगे कि भाई रातों रात हम मिलियनेयर बन जाए मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाए, यही सोचते रहते हैं हम लोग, सोच के खुश होते हैं, अब सपना देखते हैं। तो यही है कि याद रखिएगा, एक सपना ही अपना होता है,
किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं। हकीकत है कि नहीं, कोई रोकथाम नहीं है। यही एक अपना है कि हम आज सोच लिए कि भाई हम ये हैं, खुश हो गए। एक सपना ही अपना होता है, रियलिटी नहीं होती है वो। ठीक है, तो याद रखिएगा विकल्पा, इमेजिनेशन। ठीक है, तो दिन में ख्वाब देखना हो गया, ये चीज हो गया। इसको क्या करेंगे हम बता रहे हैं अभी आपको। उसके बाद लिखिए निद्रा। निद्रा, डीप स्लीप, ड्रीमलेस स्लीप, माइंड इन ए स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस, और लास्ट है स्मृति। स्मृति, मेमोरी, रिकलेक्शन, रिकलेक्शन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। रिकलेक्ट, जो पढ़ते हैं हम लोग, याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो 5 वृत्तिज है, वृत्तिज 5 मॉडिफिकेशन ऑफ चित्ताज एंड वृत्तिज, कंक्लूजन लिखते हैं इसका, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लिखिए, दीज 5 वृत्तिज कंटिन्यूअसली शेप आवर माइंड। These 5 vrittis continuously shape our mind, comma, affecting our perception of reality, affecting our perception of reality. These 5 vrittis continuously shape our mind, affecting our perception of reality. Full stop. Proceed कीजिएगा आगे। Yoga aims to quieten these mortifications. Yoga aims to quieten these mortifications, especially the disturbing ones. Especially the disturbing ones. Quieten these mortifications, especially the disturbing ones. Viparyaya and Vikalpa. Viparyaya और विकल्पा, कॉमा, टू अचीव इनर पीस एंड सेल्फ रियलाइजेशन, टू अचीव इनर पीस एंड सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब ये जो है सही नॉलेज, मिसकंसेप्शन वाला, फैंटासी, इमेजिनेशन वाला, खाली दिमाग, एम्प्टी माइंड, डीप स्लीप वाला। ठीक है, इन सब में से जो डिस्टर्बिंग वंस 2 दिख रहा है हमको, एक मिसकंसेप्शन वाला और इमेजिनेशन वाला। तो बोला कि ये चीज जो है ना बराबर हम सबके साथ होता है, और यही हमारा शेप, हमारा जो माइंड का शेप जो है ना चेंज करता रहता है। मतलब परसेप्शन हमारा क्या होगा, इन्हीं सब की वजह से होता है। तो जो चीज खराब है उसको कंट्रोल करना है हमको, ये योगा ही हमको बताएगा। अभी भी हम मेडिटेशन में नहीं आए हैं, ठीक है, बताएगा। ठीक है, अब एक और चीज लिखिए, नेक्स्ट हेडलाइन दीजिए, द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इन योगा फिलॉसफी। द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इन योगा फिलॉसफी, उसको बोलते हैं क्लेशा। क्लेशा बोलते हैं मेंटल अफ्लिक्शंस। द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, क्लेशाज, मेंटल अफ्लिक्शंस, मेंटल अफ्लिक्शंस। अब 5 तरीके का पढ़ना है हमको इसमें। एक है अविद्या, इग्नोरेंस यानी फॉल्स परसेप्शन, नॉट सीइंग द रियलिटी। ठीक है, हम लोग सिर्फ यही सोचेंगे इग्नोरेंस के वजह से कि मैटेरियलिज्म ही जो है, यानी मैटेरियल वेल्थ विल ब्रिंग परमानेंट हैप्पीनेस। क्या बोला मैं? मैटेरियल वेल्थ विल ब्रिंग परमानेंट हैप्पीनेस। हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं। तो हमारा जो रूट कॉज है सफरिंग का जो है, माइंड जो डिस्टर्ब होता है हमारा, ये सब एक रीजन बता रहे हैं। जैसे बुद्धिज्म में था, ठीक उसी तरह यहां पर भी है। तो क्लेशा, तो क्या क्लेशा है? एक है अविद्या, जिसको बोलते हैं इग्नोरेंस, फॉल्स परसेप्शन। ठीक है, दूसरा है अस्मिता, ईगो भी बहुत जबरदस्त चीज है। आप किसी को, आप कुछ कर रहे हैं और आपको वो टोक दे कि ये तुम गलत कर रहे हो, तो उसको अंदर से एक परेशानी पैदा होगा, क्यों बोल रहा है हमको।
अब इसके अंदर नहीं होगा तो वो शायद एक्सेप्ट कर ले। ये बहुत बड़ी चीज है ईगो। ईगो में आदमी क्या क्या नहीं कर देता है, ठीक है। अस्मिता, तो अगेन ईगो से भी सफर करते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा रागा, तीसरा है रागा। रागा अटैचमेंट, किस चीज का? डिजायर का। देखिए अटैचमेंट, रागा का मतलब अटैचमेंट टू, अटैचमेंट किस चीज से? डिजायर से। अब जो डिजायर है वो नहीं मिला तो हम परेशानी रहेंगे, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब वो कोई भी चीज का डिजायर हो, नहीं मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा है तो हमारा मेंटल डिस्टर्ब शुरू हो जाएगा, फिर वही चित्ता जो माइंड रेस्टलेसनेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। योगा को हम लोग समझ रहे हैं, डिटेल्स में अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन आर्ट एंड कल्चर में भी काम आएगा आपको, ठीक है। जब रागा आपको ये आएगा, चित्ता आएगा, रेस्टलेसनेस, ठीक है। अगर ऐसी मजाक मजाक में बोल के हम लोग याद कर लेते हैं तो कभी काम ही आएगा, बोलते रहिए। ठीक है। उसके बाद जो है द्वेषा, इसका मतलब होता है हेट्रेड, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ये भी एक दर्द पैदा करता है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। और लास्ट में है अभिनिवेशा। अभिनिवेशा, फियर ऑफ डेथ, ठीक है। एक्सेसिव वरी अबाउट द फ्यूचर, हद से ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या है? these kleshas control our thoughts, these kleshas control our thoughts, emotions, these kleshas control our thoughts, emotions and actions, leading to suffering, leading to suffering. The goal of yoga is to recognize these kleshas control our thoughts, emotions and actions, leading to suffering. The goal of yoga is to recognize and reduce these afflictions through self-awareness, meditation and detachment. The goal of yoga is to recognize and reduce these afflictions through self-awareness, meditation and detachment. Ultimately, लिख लो रूपसल, लिख लो पहले। इधर छोटा किसी का क्या? सेल्फ अवेयरनेस, मेडिटेशन एंड डिटैचमेंट, कॉमा, अल्टीमेटली लीडिंग टू इनर पीस एंड लिबरेशन, ब्रैकेट में मोक्षा, अल्टीमेटली लीडिंग टू इनर पीस एंड लिबरेशन। अष्टांग योगा, अष्टांग योगा, अष्टांग मार्ग पढ़े थे हम लोग, 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग योगा। यामा, नियमा, यामा, नियमा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि। यामा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि।
धारणा, ध्यान, समाधि। अब नाम से आप इजी पकड़ पाइएगा क्या है, ठीक है। जैसे पहला है यामा, यामा में लिखिएगा मोरल डिसिप्लिन, यही पूरा अप्लाइड एथिक्स होगा आपका, मोरल डिसिप्लिन। इस मोरल डिसिप्लिन में वो सारी बातें हैं जो जैनिज्म में पढ़े थे आप लोग। जैनिज्म में क्या पढ़े थे, जैनिज्म में क्या पढ़े थे बताइए, पंच महाव्रतास क्या था, बोलिए जैनिज्म में क्या पढ़े थे? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, सत्य, यही सब है ना। तो मोरल डिसिप्लिन में वही यही आएगा और इसी को हम लोग अप्लाइड एथिक्स में यूज कर देंगे। यानी योगा फिलॉसफी में जो मेन चीज है अप्लाइड एथिक्स के लिए अष्टांगा योगा है, जहां पे हमारा चिट्टा माइंड हो गया, वैसा माइंड सबको हम कंट्रोल कैसे करेंगे नॉर्मली। तो एक मोरल डिसिप्लिन होता है, ठीक है। मोरल डिसिप्लिन कैसे आ रहा है, ये हमको वैल्यू पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। या इसके अंदर यामा के अंदर क्या आ रहा है, वो सारी चीजें आ रही है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और क्या था हमारा ब्रह्मचारी। ऐसे ब्रह्मचारी किसने ऐड किया था, पहले 4 महावीर ने ऐड किया था, याद रखिएगा। 4 था पहले से ही था, एक महावीर ने ऐड किया था, लेकिन योगा फिलॉसफी में भी ये पार्ट हमारे अंदर है। नियम, नियम मतलब रूल्स फॉलो करना, इसका मतलब हो गया सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। तो पर्सनल हैबिट हमारा अच्छा होना चाहिए इनर ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसके अंदर ही बहुत सारा कुछ है, लेकिन उसके अंदर जाएंगे नहीं हम लोग, हम नोट्स दे देंगे उसमें है इसके अंदर, ठीक है। अपने एग्जाम में लिखने के इतना काफी है, ठीक है। आसन, आसन मतलब बॉडी डिसिप्लिन भी होना चाहिए हमारा, फिजिकल पोस्चर्स, ठीक है, फिजिकल पोस्चर्स। आसन वही हो गया हम कैसे पोस्चर्स में बैठे हुए हैं, बॉडी डिसिप्लिन भी होना चाहिए हमारा, ठीक है। प्राणायाम क्या है, ब्रीदिंग कंट्रोल, ये फिजिकल पोस्चर्स हैं, ये ब्रीदिंग कंट्रोल है। अब यहीं पे प्राणायाम करने लग रहा ठीक है। तो ये ब्रीदिंग कंट्रोल है, यहाँ पे आप खुद को रेगुलेट कर पाइएगा, अपने माइंड को काम कीजिएगा, अपने एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। इसमें वही जो कर रहे हैं अनुलोम विलोम जिसको बोलते हैं हम लोग, वो प्राणायाम ही तो है, अनुलोम विलोम जो नोस्ट्रिल से जो करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद है प्रत्याहारा, प्रत्याहारा बोलते हैं विथड्रॉल ऑफ सेंसेस टर्निंग इनवर्ड, विथड्रॉल ऑफ सेंसेस टर्निंग इनवर्ड। विथड्रॉल ऑफ सेंसेस टर्निंग इनवर्ड, इसका मतलब क्या हो गया कि डिटैचिंग फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, डिटैचिंग फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, डिटैचिंग फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस प्रत्याहारा में हम कर रहे हैं। हम अवॉइड करेंगे सोशल मीडिया, हम वर्ल्डली नॉइज को अवॉइड करेंगे, इसमें ये सब बोला जाता है। धारण जो है वो है कंसंट्रेशन, धारण में लिखिए कंसंट्रेशन, एंड ध्यान इज योर मेडिटेशन, और लास्ट है अल्टीमेट लिबरेशन, समाधि, अल्टीमेट लिबरेशन। ध्यान मेडिटेशन, इसमें आप ओम कीजिएगा, यही है मेडिटेशन। थोड़ा सा गॉड वाला कॉन्सेप्ट आएगा, अरे फोकस तो कैसे भी है, मेडिटेशन बैठ के एकदम आराम से, ये सब मिला करके ही होता है। प्रत्याहारा, हम दुनिया को थोड़ा सा छोड़ेंगे, हम प्राणायाम करेंगे, हम आसन करेंगे, इससे हमारा माइंड अच्छा होगा, मेडिटेशन हमारा आएगा। ये सारा कुछ जब तक चलेगा तभी जाकर के आप सेल्फ डिसिप्लिन हो पाइएगा, सफरिंग से हटिएगा और एनलाइटनमेंट मिलेगा आपको, और लिबरेशन मिलेगा, तो मतलब मोक्ष मिल जाएगा आपको। अब इसको आप अप्लाइड एथिक्स में यूज कर लीजिए। समाधि किसके बाद, टर्निंग इनवर्ड, अपने तरफ देखना, यही है इसका मतलब। अब क्या सीखे इसे अप्लाइड एथिक्स, क्या ही जरूरत पड़ेगा बताइए, यही सब तो क्या ही लिखना है, सेल्फ डिसिप्लिन, और क्या मिलेगा, अप्लाइड एथिक्स, एथिक्स लगा दीजिए, अहिंसा, सत्य, सेल्फ डिसिप्लिन,
ठीक है। इवन फिट भी रहना जरूरी है, ये नहीं कि एकदम झूले हुए हैं, काम दौड़ नहीं पाएंगे ना, दौड़ नहीं पाएंगे। देखिए अक्सर पुलिस वाले का निकला रहता है झूले हुए हैं तो वो भी ठीक नहीं है ठीक है। माइंड कंट्रोल आपका ये बहुत जरूरी है, माइंड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपका माइंड अगर क्षिप्ता वाला हो तो आप कोई फैसला नहीं ले पाइएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग योगा फिलॉसफी में अच्छा कंट्रोलिंग डिजायर्स, ये सब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। देखिए इसमें से अप्लाइड एथिक्स निकालिए आप एकदम। आप ये सब जब आप डिजायर को कंट्रोल कर सकते हैं, आप करप्शन नहीं कीजिएगा गवर्नेंस में, ये सब निकाल के आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ये फिलॉसफी हुआ खत्म। अब नेक्स्ट फिलॉसफी मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये हाँ, एथिक्स जो है आपको पर्सनल लाइफ में भी काम आएगा, सिंपल सा बात है, हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। हम लोग फेम में भी चले जाते हैं, माइंड कंट्रोल भी नहीं रहता है क्या करना है अपना एक साल से समझ भी नहीं आता है। कोई भी जॉब में जाइए आपको एक डेढ़ साल समझने में लगेगा करना क्या है ठीक है। थैंक यू फॉर द टुडे सेशन, आज इतना ही। अभी और फिलॉसफी या वेदांत तक कोशिश कर रहे थे हम जाने का, लेकिन जा नहीं पाए। देखिए आपका प्रीलिम्स GS1 GS4 कंबाइन करके ले रहे हैं कि साथ में, मतलब वैसे भी ऐसे एथिक्स भी पढ़ा रहे तब भी यही ऐसे पढ़ाना पड़ता है, इसलिए उसको मिक्स कर दिया थोड़ा सा।